ठीक है, तो चलिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम अपना कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड का जो पीछे थोड़ा सा रह गया तो उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हेपेटिसिटी, ये तो आपने कर लिया होगा कि ऊपर तक का। मैं जरा फेरोसिन वाला दोबारा से हाँ बेटा, ये हेपेटिसिटी नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड ना, हाँ, नंबर ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइक्लोपेंटाडीन इनाइल वाला मैं फिर से आपको करवा रहा हूँ। इसने क्या कहा है, सीपी जो मैंने बना रखा है इसमें हमने थोड़ी सी लास्ट टाइम में गड़बड़ कर दी थी। ये जो मैंने सीपी बनाया ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एनायन है और इसने बोला साइक्लोपेंटाडाइइन, एनायन तो बोला ही नहीं, तो मतलब ये भी सही है, इसका भी कुछ गलत नहीं है और अपने वाला भी गलत नहीं है। नो वरी, उन दोनों में फर्क क्या है मैं वो फर्क आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्या, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो गड़बड़ नहीं हुई थी, असलियत में मैंने उसको कुछ और समझ लिया था और वो था कुछ और। ये ऐसा होता है साइक्लोपेंटाडाइइन, ये है साइक्लोपेंटाडाइइन, कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है साइक्लोपेंटाडाइइन। इलेक्ट्रॉन काउंट हेपेटिसिटी इसकी 5 होती है, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के, सपोज दैट यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके साथ मेटल जुड़ जाएगा, 5 हेपेटिसिटी के साथ काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ दे रखा है इन्होंने कि ये 5 हेपेटिसिटी के साथ तभी काम करेगा जब यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, वरना ये इसकी हेपेटिसिटी जो है वो 4 होती है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। इसके मिडल के अंदर अगर मैं ऐसे इसको लगा दूं तो ये 4 ही, ये 2 इस तरह से और 2 इस तरह से, 4 बार ही जुड़ेगा तो हेपेटिसिटी इसकी 4 होगी। और ये साइक्लोपेंटाडाइइन है तो ये याद रख लेना। बट अगर ये एनायन है, ठीक है, अब अगर ये एनायन है मतलब यहाँ पर क्या हुआ एनायन के केस में, बस इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था हमने लास्ट टाइम। ठीक है, अगर ये एनायन है तो एक हाइड्रोजन रह गया और एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, ये बन गया नेगेटिव चार्ज। अब इसकी हेपेटिसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी भाई? 5। अभी कितने एटम से जुड़ेगा? ठीक है, अब ये एक लोन पेयर, जैसे आयरन है, यहाँ पर आयरन है तो एक यहाँ से जुड़ सकता है, यहाँ से जुड़ सकता है, यहाँ से जुड़ सकता है, यहाँ से, और एक यहाँ से जुड़ सकता है। ये लोन पेयर डोनेट करेगा। और पाई बॉन्ड, जैसा मैंने आपको बताया था ना, पाई बॉन्ड में क्या होता है, ये डोनेट करता है फिर वापस ले लेता है, कुछ इस तरह का कैरेक्टर होता है, एल्कीन वाला कैरेक्टर, याद है? यस सर। बैक बॉन्ड है ना, एल्कीन में ये बैक बॉन्डिंग करेगा, पहले ये लेगा उसके बाद वापस देगा, तो ये 2 जुड़ेगा, यहाँ से भी लेगा और फिर उसके बाद वापस जुड़ेगा, है ना, तो ये भी 2 देगा। तो हम इसको सिंपल सिंपल एक इलेक्ट्रॉन एक कंट्रीब्यूशन करता है, सीधी सी बात है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये लोन पेयर ये डोनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से टोटल 5 हो जाएंगे। ये समझ में आ गया बेटा सभी को? सर बैक बॉन्डिंग 2 ही होंगी मतलब? अब बैक बॉन्डिंग 2 में होंगी, वो तीसरे वाला तो डोनेट ही करेगा ना, वो प्योर कोऑर्डिनेट बनाएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 5 का कंट्रीब्यूशन करने वाला है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से जुड़ता होता है इसके अंदर। एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट इज व्हाई। ये तो था फेरोसिन, तो 5 हेपेटिसिटी तब होगी, उसका नेगेटिव आयन होगा वो। ठीक है, वरना उसकी हेपेटिसिटी को आप 5 नहीं मानोगे, वो 4 ही हेपेटिसिटी दिखाएगा। बस ये चीज याद रख लेना, वो आयन होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं फेरोसिन। ये अब फेरोसिन को कुछ पढ़ रहे थे तो इसी को जरा रीड करते हैं। इट इज न्यूट्रल इन द न्यूट्रल मॉडल, ईच C5H5 donate 5 electron to Fe and Fe is taken as neutral metal atom। तो ये न्यूट्रल मेटल एटम कैसे हो सकता है? अभी मान लो ये नेगेटिव था, इसने 5 एटम डोनेट किए, ये नेगेटिव था, इसने 5 एटम डोनेट किए और यहाँ पर 2 पॉजिटिव था, तो होगा क्या? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको पूरा कर देगा ना। यस सर। तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि ये 5 एटम ये न्यूट्रल था, दोनों न्यूट्रल हो गए। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दोनों न्यूट्रल होते हैं, तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल का ही काम कर रहा है। अब आगे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द आयरन वैलेंस शेल कंप्लीटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन 8 O1 इलेक्ट्रॉन 10 फ्रॉम द C5। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो वहां से गेट करता है। 10 कैसे करता है? 5 ही करता है, लेकिन 2 जुड़े हुए हैं, एक ये रहा CP, एक ये रहा CP। ठीक है, तो 10 हो गए ना टोटल। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन टोटल बन रहे हैं। ठीक है, 8 इसके खुद के थे, 10 इसने सीपी से एक्सेप्ट किए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज इट। तो आयरन 2 पॉजिटिव के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन थे। अब अगर ये 2 पॉजिटिव के ऊपर आता है तो साइक्लोपेंटाडाइनिल गिव 6, तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल 6 देगा, 5 तो शेयर करेगा और छठा उसने नेगेटिव चार्ज था ना, वो छठा इलेक्ट्रॉन देगा। ये समझ में आया? यस सर। अगर हम आयरन को 2 पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे बोला था कि आयरन को 2 पॉजिटिव मान लो, तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है और एक इधर से डोनेट कर रहा है, तो हो गया न्यूट्रल। तो वैसा ही सीन, मतलब दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन को काउंट करना सिखा रहा है असलियत में। और याद रखना, जब दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हो तब सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। कैसे? उस टाइम पर जब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं तब गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि आप दोनों को मिक्स कर जाते हो। तो एक ही तरीका अपनाना, जो भी आप न्यूट्रल वाला तरीका अपना लो या नेगेटिव पॉजिटिव वाला। आयरन पर 2 पॉजिटिव मान रहे हो तो सीपी पर 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव। समझ में आया? टोटल मॉलिक्यूल अब भी न्यूट्रल है। क्लियर है ये बात सबको?
Yes, Yes, sir. sir. और अगर मान लो आप इसको न्यूट्रल मान रहे हो तो फिर आयरन भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तब भी तो तीनों न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप ये मान रहे हो कि Cp पे 1 नेगेटिव है, यहाँ पर भी 1 नेगेटिव है, तो आयरन पे 2 पॉजिटिव मान लो। कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे बराबर ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव वाला मेरे हिसाब से आसान है। आपको कौन सा आसान लगेगा? आप न्यूट्रल मान के कर रहे हो तो मुझे लगता है कि उसके अंदर न्यूट्रल मानेंगे तो Cp को डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन अपना ले गया, ऐसा करना पड़ेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन आयरन के साथ शेयर करना पड़ेगा, जो कि ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में ना कुछ बनती नहीं है बात सी। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. कोऑर्डिनेशन की फीलिंग नहीं आती यार, ये तो मतलब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है एक हिसाब से। और फिर कोऑर्डिनेशन के अंदर जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं तब वो दिमाग कहता है कि भाई तू कर क्या रहा है, इसलिए गलती की संभावना, वो कोऑर्डिनेशन को उठा लेता है हमारा माइंड। और इधर से हम न्यूट्रल मेथड अपना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव वाला, मतलब न्यूट्रल नहीं, आयन वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बट आपको जो पसंद आए, चॉइस इज योर्स। मैं किसी को ऊपर कभी कोई चॉइस थोपता नहीं होता, सबका अपना माइंड होता है बेटा। ठीक है, तो जैसे पसंद हो वैसे कर सकते हैं, मेथड बताना मेरा काम है, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. पर हम Yes, क्या sir. कर रहे हैं, ये देखो इसको आप पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यहाँ साइक्लोपेंटाडाइनाइल को 6 इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ इफ टोटल तो 2 है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो 2 होंगे, तो एनायन है 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 12 और 24 गिनोगे तब भी 36 आएगा। ऊपर क्या कर रहा है वो, 18 इलेक्ट्रॉन उसने काउंट कर दिए थे, 18 का डबल करोगे वो अपने आप 36 हो जाएगा, है ना? वो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है? Yes, sir. अब आगे देखो, Yes, sir, clear है। CO5MnCH3 है, CO के साथ 5 लगे हुए हैं, एक और बॉन्ड वो दिया है इसने। ठीक है, कोवेलेंट मॉडल और न्यूट्रल मॉडल। ठीक है, या न्यूट्रल मॉडल भी इसको बोलते हैं, मतलब कैलकुलेट करना सिखाएगा। CO5MnCH3। अब देखिए जरा, इसके अंदर CH3 इन द CH3 न्यूट्रल मॉडल डोनेट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू Mn एंड Mn इज न्यूट्रल। तो वो क्या था, मैं इसको यहां बना देता हूं। CO5 है, MnCH3 है, तो Mn के साथ में 5 CO जुड़े हुए हैं। ठीक है, 5, और इसके बाद में क्या था, MnCH3। यस, यही था क्या? पीछे नहीं, एक ही Mn है, मैं 2 बना रहा हूं इसको, गलत। ठीक है, चलिए तो सही करते हैं। यहाँ पर एक ही CH3 आएगा, Mn के साथ में ही CH3 लगा हुआ। तो ये कह रहा है CH3 को न्यूट्रल मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन CH3 का, ये Mn का है। ठीक है भाई, Yes, sir. ऐसा हो गया। तो Mn भी न्यूट्रल है, CH3 भी न्यूट्रल है। इसके बाद में इन द वैलेंस शेल Mn टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। मैग्नीज में Yes, sir. 5 होते हैं D में और 2 होते हैं S में, तो ये होता है 3D में 5 और 4S में 2 होते हैं। यस, क्लियर है? Yes, sir. Clear Yes, है। sir. टोटल इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस शेल Mn में 7 है, ओवन इलेक्ट्रॉन प्लस 1 डोनेटेड बाय CH3। अब ये कह रहा है CH3 ने उसको डोनेट कर दिया। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय CO ने 10 कर दिए, टोटल 18 गिन लिए इसने। लेकिन अगर चार्ज के हिसाब से ना गिने, उसको दूसरे हिसाब से गिनते हैं, तो देखो क्या किया इसने। अब 25 इसके पास थे, एक माइनस कर दिया, 6 दूना 12, टोटल 36 निकाल दिया। अब 6 क्या है यहाँ पर? सर वहां पे इन्होंने 5 CO लिए हैं और एक CH3 लिया है। 5 CO लिए हैं, एक CH3 लिया है, 6 हो गए टोटल, है ना? 6 दूना 12, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन Yes, sir. डोनेट करके दिखाया इसने। ऐसा ही किया है। Yes, sir. तो मैग्नीज में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस क्यों किया इसने? मैग्नीज पर कोई चार्ज सर नहीं है। क्योंकि वो Mn और CH3 का चार्ज है ना, प्लस वाला। चलो ठीक है, आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ, होना चाहोगे कंफ्यूज? Yes, sir. सर मजा आएगा। हाँ, देखो ध्यान देना, Mn 5 CO जोड़ देते हैं इसके साथ। CO पर कोई चार्ज नहीं होता, सबको पता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, टोटल 6 जुड़े हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, पहले सुन लो, लेकिन इसको स्ट्रक्चर मत समझ लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. बस ऐसे जोड़ के दिखा रहा हूं मैं। और एक CH3 जुड़ा हुआ है, ये लो, एक CH3 जोड़ दिया। ठीक है, तो टोटल जोड़ दिया हमने 6 लिगेंड जुड़ गए, ऑक्टाहेड्रल टाइप में स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर यहाँ पे तो 5 होने चाहिए ना क्या आपने? अरे 6 बना दिया क्या? 5 ठीक है ठीक है ठीक है, Yes, रुको sir. रुको, गड़बड़ कर दी, 7 बना दिए टोटल, है ना? ये लो, एक उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल भी नहीं रहा था। CH3। ठीक है, ये CH3 बन गया, क्लियर है? यहाँ जुड़ गया। अब वो क्या कह रहा है, वो ध्यान देने वाली बात है। वो कह रहा है कि इसको मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये Mn का ही है, एक इलेक्ट्रॉन इसी का है, और CH3 का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है, बॉन्ड बन गया। Yes, sir.
सीओ जो है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये डोनेशन वाला और शेयरिंग वाला दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज कर देते हैं। तो सीओ तो भाई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक शेयर करेगा, तो टोटल 2 बढ़ गए एमएन पर। यस सर। एमएन है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, 7 है, प्लस 5 वो है सीओ, तो 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन आगे सीओ से, 10 Yes, आगे, sir. प्लस एक Sir. इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसने CH3 से, जो शेयर किया वो इसके साथ भी तो आएगा ना, समझ रहे हो? यस सर। तो टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। यस सर, 18 यस हो सर। गए। क्लियर है? 18 18 इलेक्ट्रॉन रूल या Yes, sir. EN रूल एक ही बात है, उसमें 36 छुट्टी कर देते हैं EN रूल में, और 18 इलेक्ट्रॉन में 18 से आगे नहीं बढ़ते, उसके सिर्फ अंदर कोर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 18 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है? और उसमें क्या करते हैं, टोटली काउंट कर लेते हैं EN में। टोटल मतलब 18 में मैग्नीज में क्या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताया कोई मेरे को? नहीं सर, मैंगनीज में टोटल 25 होते हैं। नहीं सर, 25 होते हैं टोटल। 25 में कितने जोड़े? 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 36 हो गए। यस सर। EN बन गया। क्या बन गया? EN रूल, समझ गए? लेकिन अगर इनर कोर के इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो सिर्फ, मतलब 3D के 7 5 कितने हैं? 3D 5 और 4s2, तो 7 इलेक्ट्रॉन सिर्फ काउंट करोगे तो 18 बनेगा। समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. डिफरेंस बिटवीन 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड EN रूल बता सकता है अब मेरे को कोई? 18। यस। सर 18 इलेक्ट्रॉन रूल में ना हम सिर्फ मतलब जो बाहर वाले जो ऑर्बिटल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो बाहर वाले हैं Inner- उनको काउंट करते हैं, और साथ में जो लीगेंड के जो इलेक्ट्रॉन उसने दिए वो काउंट करते हैं। लेकिन सर जब हम EN लगा रहे हैं तो जितने पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन है सब ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा इसको साइंटिफिकली लैंग्वेज में बोल सकते हो? बाहर के अंदर के ऐसे तो नहीं लिखेंगे अपन। सर EN में पूरे मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबली रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, और है मेटल के आसपास, वो सारे लिख देंगे। और जो दूसरा वाला मेथड है ना, उसमें हमने सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन की बात की है जो कि बॉन्ड हुए। हाँ, उसको साइंटिफिकली क्या बोलेंगे बताता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं मेटल के, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड लीगेंड के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल बनेगा। यस। यस सर। और अगर देखो ये रूल ना मतलब कहीं लिखत में नहीं आता क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है? दोनों सिडविक ने दिए थे, फालतू में 18 इलेक्ट्रॉन और EN को डिफरेंशिएट कर रखा है, ठीक है? आपको कहीं मिलेगा भी नहीं है डिफरेंस, ठीक है? वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है एक्चुअल में, और हमने हायर क्लासेस में भी यही पढ़ा है, और एग्जैक्टली यही पढ़ा है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EN के अंदर काउंटिंग करने का तरीका बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के प्लस लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो शेयर पेयर होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड एंड प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ metal that are counted and these must be equal to 18, the total sum must be equal to 18, तो वो EN रूल को फॉलो करता है। अगर नहीं बन रहा तो वो EN को फॉलो नहीं करता। 17 इलेक्ट्रॉन वाले भी स्टेबल होते हैं, 16 वाले भी स्टेबल होते हैं, 19 वाले भी स्टेबल होते हैं, 20 वाले भी स्टेबल होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। 18 वाले स्टेबल नहीं होते हमेशा, हमने यहाँ 18 बना दिए। अब दूसरा रूल क्या कहता है? EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब ये रूल कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड, जो शेयर पेयर है, ओनली शेयरिंग वाले, दूसरे नहीं, कहीं लिगेंड के सारे काउंट करने लग जाओ, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड that will make an inert gas electronic configuration, और inert gas total number of electrons जो बनाता है वो inert gas के बनाता है, that is called EN रूल। बस बात खत्म। समझ में आ गया भाई? अच्छे से डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, कहीं लिखना चाहते हो इस बात को लिख लेना, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इसका, वरना आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से फिर सीधे सीधा समझ में आएगा ही आएगा। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं तो वो उसको लिख लेना, वरना वो कंफ्यूज करेगा। बाद में आपको ये याद आएगा पता नहीं मैंने क्या बताया था, है ना? अब ये समझ में आ गया होगा, 18 बन गए। अब मैं इसको नेगेटिव वाले मेथड से करता हूँ। नेगेटिव वाला मेथड क्या है पता है? नेगेटिव वाला मतलब मैंने मान लिया CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन CH3 के हैं। यस, क्लियर है? यस सर। तो फिर मैग्नीज पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ओवरऑल हमारा मॉलिक्यूल क्या न्यूट्रल है। यस सर। ये समझ में आ गया? ओवरऑल मॉलिक्यूल को न्यूट्रल मानोगे और तो यार इसका कलर कौन सा दूं? सर पॉजिटिव चार्ज होगा ना उसमें? हाँ पॉजिटिव होगा बेटा, कलर चलो ग्रीन ही देते हैं, ठीक है? दिख जाएगा, ठीक है? तो ये ओवरऑल ये हो गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैग्नीज पे पॉजिटिव है तो मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। यस सर। ठीक है, EN के 6 18 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। और इसमें कितने हैं? 12। यस सर।
हो गया 18? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? Yes. अब ये दोनों Yes, sir. चीजें ना कंफ्यूज कैसे करती हैं वो बता देता हूँ। पता है एक बंदा क्या करता है, CH3 को नेगेटिव मान लिया लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन एक शेयर करवा लिया और उसके ऊपर न्यूट्रल मान लिया या उस पे पॉजिटिव भी मान लिया, पता नहीं क्या कुछ, मतलब अपने हिसाब से ना कुछ भी तिकड़मबाजी बंदा कर देता है करते टाइम। मैग्नीज पे पॉजिटिव मान के CO और CH3 को नेगेटिव मान के, ठीक है, और उसके 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेता है CH3 की, नेगेटिव मानते हुए भी 1 कर लेता है। और कई बार नेगेटिव मान लेता है 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करता है लेकिन मैग्नीज पे पॉजिटिव काउंट नहीं कर पाता। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ये ऐसी सर, मिसिंग होती है, और ये ऐसी मिसिंग तब होती है जब आपने प्रैक्टिस कम करी हो। शुरू में ऐसी मिसिंग होती है बच्चों से बहुत सारी, ये याद रख लेना। तो आपको ये सारे EN रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और 18 रूल के हिसाब से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। उनके लिए आपके पास में ऑलरेडी बुक्स हैं, तो कम से कम इनके 10-20 एग्जांपल कीजिए। बड़ा आसान है, x मानना मान लो, नहीं मानना, मैं तो कभी x मानता नहीं, आप लोग शायद x मान के करते होगे, है ना, अपना तो सीधा है, ठीक है। आप लोग इसको x मान के भी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे वो x मानने वाला ना, मैं तो कंफ्यूज होता हूँ पहले तो, x किसको मानना है यार ठीक है तो भाई क्योंकि मैं उसको कम करता हूँ ना बेटा, तो मेरे को समझ में नहीं आता x किसको मानना है। तो देखो 25 इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द फलाना फलाना धिमकड़ा, और ये वही चीज दिखा रही है, ठीक है, ठीक है बेटा। यस तो सर। ये तो था आपका मतलब EN रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म मैंने पूरा एक, हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस सर, राज कुछ बोल रहा, आवाज नहीं निकल। आवाज नहीं आ रही है राज बेटा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लिख दीजिए सर अगर हम बोल कुछ रहे डाउट थे है तो। कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे आज। नहीं, कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म ये लास्ट है, ठीक है। ओके। आइसोमेरिज्म के बाद फिर से चैप्टर खत्म। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर अच्छे से समझ है, अगर ऑप्टिकल आइसोमर अच्छे से आता है तो फिर ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और अगर ऑप्टिकल आइसोमर अच्छे से नहीं आता है तो फिर मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप पे। सर चलो ऑर्गेनिक देखते में हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा तो था। पढ़ा था, कोई बात नहीं, हाँ उसको रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने से आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर हम थोड़ा मत्था मारेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस देखिए, कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपको पता होगा आइसोमर क्या होता है भाई, किसी को डाउट है तो बता दो। नो सर। आइसोमर क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर गड़बड़ होता है, बस सीधी सी बात ये है। अगर स्पेस की अरेंजमेंट गड़बड़ है तो स्पेस वाला आइसोमर, और स्ट्रक्चर अंदर से गड़बड़ है तो स्ट्रक्चर वाला आइसोमर। तो स्पेशियल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन बता सकता है मेरे को स्टीरियो आइसोमर की? स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर के बीच में डिफरेंस, परफेक्ट डेफिनेशन के साथ डिफरेंस चाहिए। स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ना हमारे जो एटम्स की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है जो ओरिजिनल कंपाउंडर्स से, लेकिन सर जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना उसमें सिर्फ रोटेशन जो होती है वो अलग होती है, एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं करते हम। पोजीशन चेंज नहीं करते, पोजीशन सर चेंज मतलब तो हो जाती है यही तो सर, कंफ्यूजन है, ध्यान से सोचो। इस स्ट्रक्चर मेरी में बात सुनो, मॉलिक्यूल सुनो जैसे गाय भैंस में फर्क होता है ना, माइनर सा फर्क, ठीक है। यस सर। वैसे ही ये कुछ माइनर सा आपको मुझे बताना होगा कि जिसमें आप बता सको कि हाँ ये कुछ बात है, मैं कह सकूं कि हाँ सही है। तो स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल में जो अलग अलग जैसे CH3 में बहुत सारे जुड़ रखे हैं, तो सर के एक बॉइलिंग जो पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में है डिफरेंस वो चेंज कर दिया हमने, और जो स्टीरियो है उसमें एक जिस एलिमेंट के आसपास वो सारे लिगेंड्स लगे हुए हैं, उसमें से एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज करके सिस या ट्रांस पे पहुंच चुके हैं 180 या 90 डिग्री के एंगल। सिस ट्रांस ओनली, मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहा हूँ, स्टीरियो में ऑप्टिकल आइसोमर का डिफरेंस। सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम एक को फिक्स करके एक को रोटेट करते हैं ना, उससे उसकी प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंस आता है, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी वगैरह ऐसा कुछ करके। डिस्टेंस वो नहीं मेरे को जानना, मैं ये सिर्फ डेफिनेशन में जानना चाहता हूँ, ठीक है। सहजाद ने लिखा भी पोजीशन और ओरिएंटेशन, ठीक है बेटा, ओरिएंटेशन और पोजीशन में कोई ज्यादा फर्क होता है क्या? पोजीशन बदल गई, ओरिएंटेशन बदल गया, मतलब पोजीशन ही बदल गई, कुछ कह सकते हो ऐसा? थोड़ा सा माइनर सा Yes, डिफरेंस। sir. आप लोग काफी करीब आई थी। रोटेट हो जाता है सर। यश ने कुछ बोला था, सर यशवीर, ये रोटेट उसने कुछ चीज डिफाइन की, दोबारा से बताना यशवीर बेटा क्या कह रहे थे आप?
स्ट्रक्चर में हम कई सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक साथ जुड़े रहते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल्स में से एक की पोजीशन हम इधर उधर कर देते हैं, और वहीं पे स्टीरियो में एक एलिमेंट पे कई सारे मतलब लीगेंड्स कह सकते हैं या फिर डोनर एटम्स कह सकते हैं, वो जुड़े रहते हैं। तो हम उन्हें सिस या ट्रांस या किसी पोजीशन पे ओरिएंटेशन उनकी बदल देते हैं। पहले वाला वर्ड आया नहीं वैसे उसमें, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और भी कोई बताना चाहता है? मतलब आप लोगों को सच में क्लियर है ये, मैं मान लूं, क्योंकि अगर मैं कंफ्यूज करना चाहूं तो स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर कंफ्यूजन्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं, तो आपको वो कंफ्यूजन्स ही क्लियर करनी है। देखिए स्टीरियो आइसोमर में कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, ठीक है। तो जो आपने बताया कि स्ट्रक्चर बदल जाता है, चलो स्ट्रक्चरल आइसोमर करते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर क्या बताऊं मैं, एल्डिहाइड कीटोन के बीच में डिफरेंस होता है क्या? कौन सा आइसोमर होता है? यस सर। एल्डिहाइड और कीटोन बना दें? सर एल्डिहाइड में टर्मिनल कार्बन्स पे लगा होता है ऑक्सीजन, और कीटोन में बीच वालों पे लगा होता है। ठीक है, तो क्या यस सर। C2H5 तो कितने हो गए भाई? इसमें C3 हैं और H कितने हैं? 6 हैं, और इसमें 6 हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो दोनों के दोनों क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर है। यस, क्लियर है। यस सर। अब स्पेशियल आइसोमर बताते हैं, आप स्पेस ऑप्टिकल आइसोमर बात करते हैं, ठीक है। जैसे CH, ClF और I, 4 जुड़ गए, 1 2 3 4, ठीक है। CHClFi मॉलिक्यूल है ये, ऐसे समझ नहीं आएगा शायद, है ना। चलो इसको तो बना कुछ ज्यादा ही अजीब अजीब ले दिए। अजीब लिख दिया, ये लो अब सही लगेगा। CHClF और I, यस यस सर, अब ठीक है। अब ठीक है। पहले गलत था, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर अबव और बिलो द प्लेन के अंदर कुछ ज्योमेट्रीज होती हैं। मान लीजिए कि एक अबव द प्लेन है, ये मान लीजिए अबव द प्लेन है, और ये वाला जो है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। अब मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूं, यही वो चीज है, अगर ये आपको क्लियर हो गई तो समझ लेना कि बेड़ा पार है अपना, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया मैंने, इस तरफ मैंने लगा दिया क्लोरीन, और इस तरफ मैंने लगा दिया आयोडीन, और ये फ्लोरीन को बिलो द प्लेन कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया भाई? यस सर। यस तो ये दोनों अलग हैं कि सेम है? सर ये वाले Same. अलग हैं। अलग है, सर बिल्कुल इधर के अलग हैं सेम है और सर। सेम है। चलो ठीक है, ये सेम है। इसको ऐसे लगाओ, आप लोग जूते पहनते हो सर्दियों में, यस सर। गर्मियों में शायद ना पहने हो, मैंने अभी भी पहन रखी है, लेकिन सर्दियों में तो आप लोग जूते जरूर पहनते हैं। तो अगर आप जूते पहनते हो तो ये समझ लो एक लेफ्ट वाला जूता है, एक राइट वाला जूता है, तो क्या दोनों सेम है? नहीं सर। नो सर। देखने में बिल्कुल नहीं, शक्ल कभी नहीं। सेम लगती है, लेकिन इनका क्या गड़बड़ है फिर मुझे ये बता दो। 2 जूते हैं आपके पास, आप सिर्फ ये बताओगे लेफ्ट जूता है राइट जूता है, उनमें क्या दिक्कत है भाई? वो सेम होते हुए भी सेम क्यों नहीं है? कोई बताएगा मुझे? उसको समझ लो तो ये समझ सर आ अगर आप एच पे आई की तरफ जाओगे लेफ्ट तो वाला मतलब राइट की तरफ है, राइट HI वाला को की तरफ छोड़ दो, जाओगे। HI को छोड़ दो, मैं समझ गया आपकी भावनाएं, ठीक है। मैं जूतों में डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। सर जूतों में आप लेफ्ट वाला पहनोगे ना राइट में, तो आपका पैर इस साइड की तरफ दबेगा। सर थोड़ा टिल्ट होता है ना पैर इधर झुका सर हुआ। पैर मुड़ चुके हैं, समझ सकते जूते हैं की कि वजह आप से। थोड़ा मुड़े मेरी होते हैं। बात सुनिए, मैं समझ गया। अब मेरी बात सुनिए, मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो जूते पहन रहे हैं, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, या उसको नहीं पहन सकते, हमें पता है। आप किसी को कैसे बताओगे कि भाई ये दोनों जूतों में क्या फर्क है? आप ये कहोगे एक लेफ्ट है एक राइट है? इसका नहीं मतलब सर, उसको सर बोल पैर देंगे की खुद। बेंडिंग के हिसाब नहीं सर, उसको मतलब किसी को लेफ्ट राइट नहीं बताना, और बताना है कि ये दोनों जूते अलग है, कैसे बताओगे? ये सर वाला उनकी इस ना वाले सेम में फिटिंग पहन सकता है दोनों और ये अलग वाला अलग दूसरे वाले में। सर वो जो जूते होते हैं ना, उनके आगे की टिप हल्की सी अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। सर वो उससे हम दोनों आगे जाके कोलाइड करेंगे, ऐसे आगे जाके दोनों मिले होते हैं ऐसे। उसको कैसे बताओगे कि जूते ये सेम नहीं है? मुझे सिर्फ ये जानना है कि मान लो कि आपको ना लेफ्ट पता ना राइट पता, मैं आपको एक ढेर देता हूँ, बहुत बड़ा ढेर है जूतों का, ठीक है। अब उसके अंदर आप एक जूता निकालते हो रैंडमली, सारे सेम नंबर के हैं, सारे सेम जूते हैं, कलर वलर सब कुछ सेम है, ठीक है। एक रैंडमली जूता निकालते हो, फिर दूसरा रैंडमली जूता निकालते हो, बहुत बड़े ढेर में से एक पाइल ऑफ शूज है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये लेफ्ट है कि राइट है, कौन से मतलब लेफ्ट राइट वाले आपको सही एक जोड़ी जूता बनाना, आपको वन पेयर ऑफ शूज यू शुड हैव टू मेक, एंड व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू सी, आप कैसे देखोगे?
सर हम लोग ना उसके मतलब पैर में डाल के कंफर्टेबल हो गया तो देखोगे। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। सुनिए, पैर में डाल के देखोगे तो ये तो हो गया मतलब सीधा प्रैक्टिकल मेथड। आपको पैर में डाल के नहीं देखना। सर एक और जूते को दूसरे जूते के ऊपर रख के दे, अगर उनकी शेप सेम हुई तो सेम होंगे। हाँ सर यही बढ़िया। ये वाला जवाब बिल्कुल सही है। आप जूतों को आपस में जोड़ के देखिए, अगर बिल्कुल डिट्टो जूता होगा तो वो बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा। समझ रहे हो? यस इम्पोज हो जाएगा। ऊपर रखने का मतलब ये देखो, ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए, ये याद रख लेना। ऊपर वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए, ये मेरा हाथ है, ये नीचे वाला हिस्सा हाथ का, ये ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, ये सबको दिख रहा है? यस सर। अब मुझे मेरा दूसरा हाथ इसके ऊपर रखना है, तो आप लोग ऐसे रखते हो जनरली कि ये देखो सर जुड़ गए हाथ। मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाला हाथ ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे वाला नीचे। तो ऊपर वाला हाथ ऊपर तब रहेगा जब मैं ये वाला हाथ ऐसे रखूंगा, और ऐसे रखूंगा तो अंगूठा निकल जाएगा बाहर। अंगूठा बाहर। यस सर। समझ गए? यस सर। ऊपर नहीं रखा जा रहा हाथ, उल्टे करके जोड़ सकते हो, लेकिन सीधे करके ऊपर स्टैक लगाना जिसको बोलते हैं, स्टैक में यही डिफरेंस होता है। स्टीरियो में स्टैक के अंदर अगर आप एक के ऊपर एक चीज रख रहे हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट सबका सेम टू सेम दिखाई देना चाहिए ना, एक के ऊपर एक रख रहे हो तो। यस सर। अगर आप Yes, ऐसे sir. रखोगे तो इसका मतलब ये है ये वाली लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है, क्योंकि आपको मेरे ये दो हाथ जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर अपने हाथ ऐसे रखने हो तो आप अपना लेफ्ट वाला इधर, राइट वाला इधर, मतलब आप भी उल्टा रखोगे ना, ये बीच में सेंटर हो गया दोनों के। यस सर। लेकिन अगर आप Yes, स्टैक sir. में रखते हो एक जूते के ऊपर दूसरा जूता, तो उनका कोई सेंटर नहीं बनता। तो आपको सेंटर नहीं बनाना, आपको स्टैक में रखना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, और वो परफेक्ट आने चाहिए। बट वो परफेक्ट अगर ना आए तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ शूज है। सर ऐसे हॉरिजॉन्टली भी तो रख सकते हैं, ऐसे अंगूठे को थम को मिला के। कैसे? ऐसे नहीं सर, हाँ ऐसे भी तो रख सकते हैं, थम ऐसे को मोड़। ऊपर कैसे रखोगे? इसके ऊपर थोड़ा आएगा ये। Is it? नहीं सर, थम को मोड़ो। हाँ अब उससे चिपकाओ, जोड़ो ऐसे। ऐसे सर नहीं, ऐसे सीधा। ऐसे सीधा कैसे कह रहे हो? सर ऐसे सर जैसे चिपका जोड़ा था दोनों को उसमें। चिपका के। हाँ, सर जैसे पैर जैसे होते हैं ना, अंगूठा दोनों के को साथ चिपका है। देते हैं पैर चिपका लेते हैं ऐसे। ऐसे। यस सर। ऐसे तो दोनों अलग अलग है ना, मैं तो कह रहा हूं ऊपर रखना है एक दूसरे के। आर यू नॉट गेटिंग मी? एक दूसरे के ऊपर स्टैक लगाना है, समझ गए। एक दूसरे के ऊपर से ऊपर, जूते के ऊपर जूता रखो, और फिर लेफ्ट वाला सीधा रखोगे तो वो जो कर्व होता है ना जूते में थोड़ा सा, वो लेफ्ट वाले सारे एक दूसरे के सीधे आएंगे। अगर उस पर कोई राइट वाला रख दोगे पूरा ही नहीं आएगा, फिट ही नहीं आएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस इसका सर। मतलब क्या है? तो यानी आप यहाँ से स्टीरियो को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल जो ना वो एक दूसरे के ऊपर फिट रख करने की कोशिश करोगे, मतलब आप फ्लोरीन और क्लोरीन को घुमाने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ क्लोरीन को जब उठा के इधर लेके आओगे, पलट दोगे, सोचो क्लोरीन को ऐसे पलट दोगे तो होगा क्या? जो आयोडीन अबव द प्लेन है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, जो फ्लोरीन बिलो द प्लेन है वो अबव द प्लेन आ जाएगा। और उस मॉलिक्यूल में तो भाई आयोडीन तो अबव द प्लेन है और आपका आयोडीन आ रहा है बिलो द प्लेन। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल वैसा नहीं, ये उल्टा है, ये जूते के जैसा है। यही है स्टीरियो केमिस्ट्री, यही है स्टीरियो आइसोमर। समझ में? सर बहुत अच्छी एनालॉजी थी, थैंक यू। क्या सर एनालॉजी बहुत अच्छी थी, एकदम क्लियर हो गया, थैंक। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि स्टीरियो आइसोमर। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। इनका भी तो इसका मतलब स्ट्रक्चर ही तो अलग है। इज नॉट दिस? बताइए जरा, स्ट्रक्चर ही तो अलग है बेटा। सर स्ट्रक्चर वाले में आपने मतलब जैसे कि ऑक्सीजन जो स्ट्रक्चर एटम है अलग है लेकिन वो- प्लेन सेम है। देखिए अब बताता हूं, ये इसको ध्यान से सोचने वाली बात है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस इसमें अगर आप ध्यान दोगे। स्ट्रक्चरल वाले में तो हमने क्या किया, उनके एटम्स को तोड़ फोड़ के और कहीं और लगा दिया, किसी को कहीं और लगा दिया, किसी को कहीं और लगा दिया। यस सर। ठीक है, समझ में आया? मतलब कार्बन जो था वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ था, उसी कार्बन के साथ में दो लेफ्ट राइट में दोनों कार्बन लगे हुए थे उसी कार्बन में। यहाँ पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ जिसके साथ लगा उसके सिर्फ लेफ्ट में कार्बन की चेन है, राइट में तो हाइड्रोजन है, बॉन्ड ही बदल दिया। यस सर। नंबर ऑफ एटम सेम है लेकिन बॉन्ड बदल दिया। लेकिन यहां पर क्या होता है स्टीरियो में, ध्यान से देखो, कार्बन के साथ फ्लोरीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, दूसरे वाले कार्बन के साथ भी सेम एटम्स हैं। समझ गए? यस सर। लेकिन उन एटम का जो प्लेस है ना, जो जगह है उनकी, वो जगह में गड़बड़ है।
यानी एटम तो वही है, वही के वही है, लेकिन एटम अल्टरनेट्स जो है ना उनका वो बदल गया। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं इसको ऐसे ही रखूं C डबल बॉन्ड O और इस CH3 में ये 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां CH3 में भी 3 हाइड्रोजन है, तो मैं ये कहता हूं कि मैं इन तीनों हाइड्रोजन की पोजीशन बदल देता हूं, मैं इसको यहां रख देता हूं और इस वाले को इधर कर देता हूं। ऐसा करने से अगर आइसोमर बन जाए, ऐसा करने से अगर मॉलिक्यूल अलग हो जाए, ऐसा करने से अगर मॉलिक्यूल अलग हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए। समझ गए? यस यानी सर। पूरा तो वो कार्बन से ही है, एक बार वापस बोलना। पूरा तो वो कार्बन से ही है। आप अगर ये कहोगे कि सर यहाँ पोजीशन बदल रहे हो, तो हमने भी तो यही किया कि इसकी पोजीशन यहाँ से तोड़ के यहाँ रख दी, इसके पीछे कर दी। भाई आपने जो बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो सेंट्रल एटम से जुड़ा है, मैंने उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ वाले एटम्स को नहीं छेड़ा। जब आप सेंट्रल एटम के चारों तरफ वाले एटम्स को नहीं छेड़ते हो और उसके बाद में आप दूसरे एटम्स की पोजीशन को चेंज करते हो, तो ये एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर है, लेकिन इसमें सेंट्रल एटम के चारों तरफ आने वाले एटम सेम ही रहते हैं, बट उनकी पोजीशन बदल जाती है। दैट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। इसको अप्लाई करके देखना हर जगह पे, ये हर जगह अप्लाई होगा कि ये है तो स्ट्रक्चरल ही, बट इसके स्ट्रक्चरल और दूसरे वाले स्ट्रक्चरल में क्या फर्क है? दूसरे वाले स्ट्रक्चर में तो एटम को उठा के कहीं पे भी जोड़ सकते हो, किसी भी कार्बन के साथ, कहीं पे भी किसी का भी बॉन्ड तोड़ सकते हो। इसमें जिस एटम के साथ, जिस सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम जुड़े हैं, जिसके साथ जितने जुड़े हैं, वो उतने ही और वही एटम जुड़े रहेंगे, बट उनकी पोजीशन लेफ्ट राइट हो सकती है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है है ना? बस ये याद रखना। तो स्टीरियो आइसोमर हमारा हो गया भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ आइसोमर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर है, बाकी का आप रीड कर लेना, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड करना चाहूंगा। आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेट, लिंकेज, 4 तरह के आइसोमर्स होते हैं स्ट्रक्चरल। आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, तो मैं इनको मार्क कर रहा हूं, जो अंडरलाइन कर रहा हूं बस वही आपको रीड करना, नथिंग स्पेशल। हाइड्रेट, कोऑर्डिनेट, लिंकेज। हाइड्रेट या सोलवेट, इसका नाम सोलवेट भी है। और स्टीरियो के अंदर आता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब देखो ज्योमेट्रिकल पर भी मेरे वाली बात बिल्कुल परफेक्ट जमती है कि नहीं जमती? यस सर। ज्योमेट्रिकल में भी एटम जितने लगे हैं सेंट्रल एटम के साथ उतने ही रहेंगे, बस वो अपनी पोजीशन बदल लेंगे, है ना? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर कहना बिल्कुल परफेक्ट जमता है। स्ट्रक्चरल तो है वो, क्यों नहीं है स्ट्रक्चर भाई? कौन कहता है उसको स्ट्रक्चर नहीं? इसके स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस हुआ, क्लोरीन ऊपर था नीचे आ गया, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हुआ ना, लेकिन एक्चुअल में हम उसको फिर क्यों स्पेस क्यों बोलते हैं, स्टीरियो क्यों बोलते हैं? अब जरा इसका थोड़ा सा मीनिंग समझना। स्पेस की अरेंजमेंट, हमने स्ट्रक्चर में डिफरेंस किया, लेकिन क्या किया? सेंट्रल एटम से जितने भी एटम जुड़े हैं वो उतने ही रखे, वहीं रखे, लेकिन हमने क्या किया? उनके आपस में उसको चेंज किया, जिससे उनकी स्पेस की अरेंजमेंट अलग होगी। समझ में आई बात? यस सर। इसलिए इसको स्पेशल अरेंजमेंट बोलते हैं। लेकिन वो माइनर सा बीच वाला, मतलब लास्ट पे पहुंच जाते हैं सभी, बीच वाला डिफरेंस नहीं बताता कोई भी, या बता नहीं पाते हैं बहुत से लोग, ठीक है? उसका रीजन ये है, यानी कि आपका होता वो स्ट्रक्चरली है, लेकिन वो सेंट्रल एटम के एटम्स नहीं बदलेंगे, बस बाकी के एटम्स को आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, उनकी पोजीशन बदल सकते हो, उनकी स्पेस की पोजीशन एटम्स की बदल सकते हो, बट उनका सेंट्रल एटम नहीं बदल सकते। बस इतना याद रखना। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। समझ लो। अब आपका कभी आपको स्टीरियो आइसोमर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं पूछ रहा था ना वो स्ट्रक्चरल में क्या डिफरेंस है, तो अब आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना? डिफरेंस तो है, वो दोनों सेम है, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर, तो भाई स्ट्रक्चरल बहुत आसान होते हैं, स्टीरियो वाले में बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे ये दोनों अलग हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये हमारे पास 2 एटम्स थे और ये दोनों एटम्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, जबकि दिखते ये दोनों सेम टू सेम है। क्लियर है ना? क्योंकि जब आप इनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे, चेक करने का तरीका, स्टाक बना के अगर रखते हो, पहला जो फिजिकल मेथड है, स्टाक बना के जूते के ऊपर जूता रखोगे तो टेढ़े मेढ़े नहीं, बिल्कुल सिमेट्री में आने चाहिए, ठीक है? अगर सिमेट्री में आ रहे हैं तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उनका कोई सेंटर पॉइंट नहीं बनना चाहिए। जैसे 2 हाथों का ये सेंटर पॉइंट बन जाता है, तो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट, 2 जूतों के बीच में आपने लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे करके ऐसे रख दिए जूते, एक ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला है, ऐसा रख दिया। इसके ऊपर लेफ्ट वाले के ऊपर लेफ्ट वाला रख दिया, नीचे राइट वाले के नीचे राइट वाला लिख दिया, फिर लेफ्ट वाले के ऊपर राइट वाला, नीचे लेफ्ट वाले के नीचे लेफ्ट वाला। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो अब आपको लगेगा ये तो सर सीधी लाइन में आ गए, लेकिन बेटा बीच में एक इनके सेंटर बन रहा है, उस सेंटर से वहां पर एक बड़ा गैप आ रहा है सेंटर के बीच में, क्योंकि 2 जूते ऐसे हैं थोड़े थोड़े टेढ़े हैं, तो बीच में एक गैप आएगा। यस यस सर। वो गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाकी के जूतों में वो गैप नहीं है, लेफ्ट वालों में सारों में वो गैप नहीं है, राइट वालों में सारों में वो गैप नहीं है, लेकिन बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटर पॉइंट बन रहा है, वो नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद उसको स्टाक पे रखिए। तो अगर आप ऐसा रखने में कामयाब हैं तो मतलब आप एक ही साइड का जूता रख पाएंगे, दूसरी साइड का नहीं रख पाएंगे।
क्लियर है? तो ये है चेक करने का फिजिकल मेथड। अब बात करते हैं कि केमिकली कैसे देखें इसको। तो केमिकली देखने का मतलब ये चीज अब आप रख के तो नहीं देख सकते, ये तो समझने की बात है, समझ में आ गई होगी। तो यहां पर कैसे देखते हैं, तो हम देखते हैं अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बीच में मिरर लगा दूं, ये बीच में दोनों एटम्स के बीच में मिरर लगा देता हूं, तो देखो मिरर में कैसी फोटो बनेगी। ये फ्लोरीन आगे है तो ये फ्लोरीन आगे ही दिखाई देगा, आयोडीन आगे है तो अबव द प्लेन है, आयोडीन अबव द प्लेन दिखाई देगा, लेकिन ये फ्लोरीन सबसे आगे है तो सबसे आगे फ्लोरीन, आयोडीन सबसे दूसरे नंबर पर है, क्लोरीन पीछे है तो क्लोरीन गहरा पीछे ही फोटो बनेगी। जो बंदा दूर खड़ा है उसकी फोटो दूर ही बनती है ना मिरर में। यस सर, यस सर, तो वैसा ही है, ठीक है। और जो प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ठीक है। तो ये प्लेन वाले प्लेन में रहेंगे, अबव वाले अबव रहेंगे, बिलो वाले बिलो। अगर ऐसा है, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, बट मैंने धक्के से बीच में मिरर डाल दिया। अब मिरर डालने का मतलब है कि सोचो जरा, इसको ऐसे सोच लो कि मिरर डाल दिया मैंने और मैंने इसको दिया काट, खत्म, क्योंकि मिरर के आगे ये थोड़ा दिखेगा। अब इस मिरर के अंदर आपको ये इस एटम की, इस मॉलिक्यूल की फोटो अंदर जो मिरर के दिखेगी वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही होगी कि नहीं होगी? यस यस सर, सर होगी। तो यहां से हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल के को मिरर में देखूं तो ऐसा दिखता है, और इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है। इसको ऐसे चेक करते हैं। समझ में आ गया भाई सबको? यस यस इस जूते के ऊपर जूता रख के देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हालांकि इसको आप कर सकते हो कि जब मैं इसको इसके बिल्कुल परफेक्टली ऊपर रखने के लिए इमेजिन करूंगा तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन मेरे को घुमाने पड़ेंगे, रोटेट करने पड़ेंगे। रोटेट करूंगा तो आयोडीन अबव द प्लेन है वो बिलो हो जाएगा, फ्लोरीन बिलो है वो अबव हो जाएगा, और इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये ऊपर नहीं रखे जा सकते, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करेंगे अब, सुपर इम्पोजेबल। एक दूसरे के ऊपर स्टाक लगा के रखना, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। दो इमेजेस, दो मॉलिक्यूल, नॉट इमेजेस, दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो वो स्टीरियो आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है। यस, समझ में आ गया? यस सर। और उसको दूसरा तरीका चेक करने का, अगर आप किसी एक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाते हैं, तो मिरर इमेज मतलब दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसकी मिरर को देखते हुए, उसकी इमेज को देखते हुए मिरर में दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो देखो जैसे मेरा ये हाथ है, अब ये मेरा हाथ मुझे मिरर में कैसा दिखाई देगा? मिरर मेरा अंगूठा इधर आएगा, ये लेफ्ट वाला दिखाई नहीं देगा, लेफ्ट की जैसा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यानी मिरर में जब मैं इस हाथ को देखूंगा वो एक्चुअल में ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो इसकी मिरर इमेज, मिरर उल्टा बनाता है ना, आपको पता है मिरर उल्टा बनाता है, तो मिरर उल्टा बना रहा है भाई। तो इसकी मिरर इमेज जो है, जब मैं इन दोनों को स्टाक पे ऊपर रखूंगा तो वो एक दूसरे पर फिट नहीं आ रही। तो जब किसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज एक दूसरे पर फिट नहीं आती, उसको बोलते हैं आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हाँ बेटा, सर ये सर सब अगर यहाँ समझने पे के बाद क्लोरीन तो की शीशा जगह, देखने की जरूरत लग जाएगा। एक मिनट बेटा, हरलीन बेटा बोलो क्या कह रहे हो? सर अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह फ्लोरीन होता तब तो वो स्टीरियो आइसोमर नहीं होते ना। नहीं होता, उसका भी रीजन बताऊंगा, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं होता। कोई दो एटम, कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होते हैं, कोई दो एटम भी, ये मैंने आपको फिजिकल मेथड बताया। लेकिन अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि ये तो मैंने अलग अलग एटम आपको डायरेक्टली दिखा दिया। अगर इनमें से कोई दो एटम भी अगर सेम हो गए ना, कोई दो एटम भी, मान लो यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा दिया, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं रहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं रहेंगे, मतलब ये अब शूज के जैसे नहीं रहेंगे, इनमें बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन हमें लगेगा कि क्यों? ठीक है, ऐसा लगता है ना। देखो इस एटम को चारों तरफ से गोल मोल घुमा के, टेढ़ा मेढ़ा करके, कैसे भी करके एक दूसरे पर फिट कर दो। तो जब दो फ्लोरीन, कोई दो एटम अगर कार्बन में सेम हो जाते हैं, तो आप इसको उल्टा सीधा घुमा फिरा के कैसे भी एक दूसरे पर फिट करने की कोशिश कर लो, वो फिट नहीं होता। ये चेक किया हुआ है, आप लोगों को भी मैं थोड़ा व्यू दूंगा कि वो कैसे फिट नहीं होता, उसका रीजन बताऊंगा। तो यानी याद रखने लायक फिर क्या बात आ गई कि अगर चारों एटम कार्बन के चारों तरफ अलग हैं तो ही ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर है? सर Yes, लेकिन sir. फिर जब हम लोग इथेन का मतलब बनाते थे तो उसमें तो सर सारे ही हाइड्रोजन होते थे आसपास उसके। इथेन में क्या बनाते हो? सिस ट्रांस? नहीं सर, जब उसका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना देते हो तो उसमें तो सारे ही हाइड्रोजन वगैरह होते थे। अरे उसमें बताऊंगा, उसमें हाइड्रोजन नहीं, उसमें तो आप बड़ा गलत ले रहे हो उसको। तो देखो बेटा ऐसे होता है उसमें, ये इस तरह से कह रहे हो ना, OH ऐसा कुछ, या इथेन कौन सा? सर इथेन सिंगल। इथेन में वो अच्छा, टू हॉर्स और CH3 न्यू वाला, वन ये यस सर, ये ये क्या वाला। इसमें साहोर्स बनाते हैं जो। यस सर। तो
तो ये कौन सा ऑप्टिकल है? इसने ये कौन कह रहा है इसको कि ऑप्टिकल आइसोमर है? इसने सर कहा नहीं होगा ऑप्टिकल ना, ये तो आइसोमर है। फिर इसको तो हम वो मानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो स्क्यू, और दूसरा क्या होता है, स्क्यू और स्टैगर्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू, कन्फर्मेशनल आइसोमर, स्टैगर्ड। कन्फर्मेशनल आइसोमर। हाँ सर ठीक है ठीक है। ये स्टीरियो है ही नहीं बेटा, यस सर ठीक है। कन्फर्मेशनल था वो, ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर। उसमें सिंगल बॉन्ड की रोटेशन के कारण वो बनते हैं, रोटेशन। ये CH3 है, ये CH3 है, दोनों का कार्बन के सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट वो ऐसे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो CH3 की हाइड्रोजन की पोजीशन बदलती रहती है। जब भी आमने सामने आते हैं हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, तीनों हाइड्रोजन आमने सामने आ गए, ठीक है, सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे। जब ये रोटेशन ऐसे हो जाती है, यानी कि जब ये रोटेशन ऐसे हो जाती है तो ये सबसे कम रिपेल करेंगे। सबसे कम वाला स्टैगर्ड है, सबसे ज्यादा वाला क्या है, एक्लिप्स्ड है। और बीच की सारी कन्फर्मेशंस को बोलते हैं स्क्यू, ठीक है। यस सर। वो ये था, वो अलग चीज है, वो स्टीरियो के अंदर भले ही पढ़ सकते हो, बट वो अलग ही चीज है, क्योंकि उसके अंदर ना कोई बिल्कुल परमानेंट नहीं होता उसमें, वो तो लगातार घूमते रहते हैं, परमानेंट नहीं बनते वो। ये परमानेंट है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे बिल्कुल परमानेंटली अलग है। और वो तो अभी स्क्यू है, थोड़ी देर बाद देखोगे स्टैगर्ड हो जाएगा, थोड़ी देर बाद देखो फिर से स्क्यू हो जाएगा। वो तो एक ही मॉलिक्यूल है जो रोटेट कर रहा है, उसका दूसरा अल्टरनेट है ही नहीं, मॉलिक्यूल ही नहीं है दूसरा। समझ में आ सर रही है? लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा ना, हाँ, ये इसमें सिंगल बॉन्ड, ये तो दोनों अलग मॉलिक्यूल है बेटा, दो अलग एंटिटी है, सारे अलग एक है। लेफ्ट जूता एक राइट जूता, दो अलग एंटिटी। और उसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक ही है, लेकिन उसके अपने ही एटम घूमने की वजह से उसका स्ट्रक्चर बदल देते हैं। खुद के एटम घूम रहे हैं इसलिए स्ट्रक्चर बदल देता है, लेकिन एटम मॉलिक्यूल एक ही रहता है। समझ Yes. गए? यस सर। उसमें ऐसा है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं भाई, जरा इनको आइसो, जो इजी वाला काम है पहले वो कर लेते हैं फटाफट। आयनाइजेशन आइसोमर है, तो आयनाइजेशन का मतलब क्या भी, जो आयंस है ना, देखो इसमें एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात। कार्बन CO, कोबाल्ट को अमोनिया और ब्रोमीन और SO4 लगा रखा है, SO4 को अंदर लेके ब्रोमीन को बाहर लेके, जो आयंस था बाहर वाला आयन था वो बदल दिए। क्लियर है? यस सर। रेड और वायलेट कलर भी बदल जाएंगे, कलर याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। नीचे एक और एग्जांपल दे रखा है, प्लेटिनम अमोनिया क्लोरीन 2 है, ब्रोमीन बाहर है, और प्लेटिनम अमोनिया क्लोरीन बाहर आ गया, ब्रोमीन अंदर चला गया। बी वाला एग्जांपल, सी वाला भी कर सकते हो, कोई भी, लेकिन कम से कम 2 एग्जांपल करो। तो ये 2 से मिलकर, याद रख लेना, इन 2 से मिलकर एक एग्जांपल बनता है। कहीं पेपर में 1 को 2 मान लो, क्योंकि ये तो अकेला मॉलिक्यूल है और दूसरा ये है, दोनों में सेम एटम्स हैं, इसलिए ये आइसोमर है। और ये आयोनाइजेशन आइसोमर, इनके आयन अलग हैं, इसलिए आयोनाइजेशन आइसोमर। यस, गॉट इट? यस सर। हाइड्रेट Yes, sir. आइसोमर, अभी आगे कंफ्यूजन होगी, पूछूंगा आप लोगों से। समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, वरना मैं आपसे पूछूंगा फिर, ठीक है? नहीं सर, अब समझ नहीं आ है गया। क्वेश्चन, चलो ठीक है, आगे वाला बता रहा हूँ फिर। हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है भाई? वाटर, वाटर Water. हाइड्रेट होता है। हाइड्रेट का दूसरा नाम भी है, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, इसी का एक दूसरा नाम यही लिख देता हूँ, सोलवेट, सोलवेट, ठीक है। तो यहाँ पर सोलवेट, ठीक है, सोलवेट कब होगा? जब पानी के अलावा कोई दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सोलवेंट कोई दूसरा होगा पानी के अलावा। तो जब देखो वाटर जब डॉट में जुड़ता है, डॉट लगा के, वो क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होता है। यस सर। क्लियर है? तो यहाँ देखिए जरा एग्जांपल देखते हैं, आपको सीधा समझ में आएगा। ये तीनों से एक एग्जांपल बना रखा है, लेकिन आप कोई किसी 2 का कर सकते हो, 3 का 1 बना रखा है इसने, लेकिन कोई 2 को एक एग्जांपल मान सकते हो, तीनों करना चाहो आपकी इच्छा। क्रोमियम के साथ 6 वाटर लगा हुआ है, क्लोरीन 3 बाहर है, क्लोरीन अंदर आ गया और वाटर बाहर लग गया, तो ये वायलेट से ग्रीन हो गया। क्लियर है? ठीक है। Yes, तो ये बन गया हाइड्रेट आइसोमर। सबको समझ में आ गया? यस यस सर। ठीक है। तो फिर मेरे को बताओ अब जरा, ऊपर वाले सर और ये नीचे अब वाले में difference आयनाइजेशन आइसोमर नहीं हो जाएगा? क्या? ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस क्या, बताओ? सर काउंटर सर आयंस का डिफरेंस है ना, इसका बेटा काउंटर आयन। काउंटर आयन का, काउंटर आयन का डिफरेंस है वो। तो काउंटर आयन तो किसी दूसरे एग्जांपल में कोई दूसरे मिल जाएंगे बेटा, वो तो उन्हीं उसमें भी ऐसे था। तो इसको उसको ऊपर वाले को आयनिक क्यों, नीचे वाले को हाइड्रेट क्यों? ये लो, ऊपर सर वाले क्योंकि नीचे वाले में आयनिक तो है, साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी जुड़ गया ना, इसलिए वो हाइड्रेट भी है। ऐसा? क्योंकि वाटर ऐसे लेकिन बहुत सारे प्रेजेंट है। हाँ, यशवीर कुछ कुछ सही कह रहा है। सुनिए, यहाँ पर सोलवेंट, ये लिखा नहीं हुआ, ये लिखा नहीं हुआ, बता रहा हूँ। यहाँ पर सोलवेंट वाटर है और सोलवेंट ही जुड़ रहा है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सोलवेंट ही जा रहा है।
इसलिए है ये आयोनाइजेशन जैसा ही, लेकिन सोलवेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, सोलवेंट मॉलिक्यूल इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए इसको सोलवेंट आइसोमर कहते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर जिसमें आयंस का चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, बट मस्ट हैव solvent molecule which is exchanging the internal complex and outer ion, which is exchanging in between internal complex and outer ion, that is called hydrate isomer। और solvent सर वाटर के अलावा और कोई सॉल्वेंट हो और वही अंदर बाहर हो तो अमोनिया अमोनिया अमोनिया, अगर सोलवेंट दूसरा है तो वो अमोनिया होगा, तो अमोनिया भी डॉट लगा के बाहर लगा हुआ है, तो आपको बताएगा वो कहीं ना कहीं छोटा सा छुपी हुई वो होती है ना शर्तें, स्टार लगा देगा वो, तो वैसा कुछ NH3 अमोनिया दिखाएगा वो कि अमोनिया में एक रिएक्शन हुई है, अमोनिया इसके अंदर सोलवेंट है, और बताइए ये आइसोमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ऐसा सर हाँ, बेंजीन भी तो बन सकता है। बेंजीन क्या बन सकता है? सोलवेंट। हाँ हाँ कुछ भी बना लो, सोलवेंट H2SO4 भी होता है, HNO3 भी होता है, HCl भी होता है। आप लोगों ने एक दो पढ़े होंगे, हमने तो बहुत पढ़े हैं सोलवेंट। नॉन एक्वस सोलवेंट के नाम से पूरा बड़ा चैप्टर आता है MSc के अंदर, ठीक है, उसमें कुछ भी बना सकते हो जो आपका दिल करे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको भी सोलवेंट एज ए सोलवेंट लेते हैं, ठीक है। लेकिन अमोनिया वाटर के बाद दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सोलवेंट है वो अमोनिया है। अमोनिया इज एक्चुअली इट इज बेटर सोलवेंट देन वाटर। वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट, ये पढ़ा जाता है, वाटर यूनिवर्सल है, मतलब सब चीजों को अपने अंदर घोल लेता है पानी, है ना। यस सर। लेकिन अमोनिया इज बेटर सोलवेंट देन वाटर इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अमोनिया बेटर सोलवेंट है, लेकिन अमोनिया के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है? इसको हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि अमोनिया रूम टेम्परेचर पे गैस बन के उड़ जाता है हवा में। इसका कुछ फायदा है, कुछ घाटा है। फायदा ये है, जब रिएक्शन पूरी होगी अमोनिया को खुला छोड़ दो, अमोनिया हवा में उड़ गया, बात खत्म। लेकिन इसका एक घाटा भी है, आपको रिएक्शन कंटेनर में बंद करके और प्रेशर डाल के करवानी पड़ेगी ताकि अमोनिया लिक्विड बना रहे। समझ गए? यस Yes, सर। sir, तो गैस इस में तरह हो से गया है। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, तो फिर भी कुल मिला के अमोनिया की प्रॉपर्टीज जब पढ़ाते हैं हम, तो हम बोलते हैं कि अमोनिया इज बेटर सॉल्वेंट देन वाटर। तो जहां पर भी अगर वाटर के अलावा दूसरा सॉल्वेंट लेना पड़े तो एग्जांपल अमोनिया का ही दिया जाता है, मुंह से वही निकलता है, ठीक है। लेकिन आप सॉल्वेंट बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें H2SO4 एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, HCl, HNO3 या कुछ भी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या जो आपका दिल करे, कीटोन, एल्डिहाइड, किसी को भी ले सकते हो, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। यस समझ सर। आ गया? डिपेंड ऑन द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन, आपको किस कौन सी रिएक्शन किस में करवानी है, तो वो होते हैं भाई, है ना। आयनिक सॉलिड्स नाम से एक चीज होती है, आयनिक सॉलिड एज ए सॉल्वेंट, ये रिसर्च का टॉपिक था मेरा, आयनिक सॉलिड एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। और वो उसके ऊपर मैंने कुछ महीने काम किया और उसके बाद वो खराब हो गया। रिसर्च पूरी हो गई? नहीं अभी चल रही है, ठीक है। तो उसके बाद वो सिस्टम खराब हो गया, फिर से उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैंने काफी सारा पढ़ा था मटेरियल, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े थे आयनिक सॉलिड्स के ऊपर। तो लिक्विड्स, आयनिक लिक्विड जो कि एज ए सॉल्वेंट काम आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जबरदस्त वाले, बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, ये ना पॉइजनस इन नेचर होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। क्लियर है भाई? सर Yes, आयनिक sir. लिक्विड्स कोवेलेंट को थोड़ी डिसॉल्व करेंगे। क्या बेटा? सर हाँ, आयनिक कोवेलेंट लिक्विड्स को नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज का नाम लूंगा तो वो सबको कवर कर देगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। प्रणव समझ रहे हो? यस सर। तो वो तो अल्टरनेट ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी चीजों के लिए दूसरा, लेकिन जो आयनिक चीजें हैं उनके लिए तो आयनिक सॉल्वेंट बहुत अच्छे, ऑर्गेनिक आयनिक सॉल्वेंट, है ना, जबरदस्त है। इनके ऊपर Yes, पहले sir. शुरू में काफी सारी रिसर्च हुई, लेकिन बाद में समझ में आया ये टॉक्सिक बहुत है और साथ में इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से इनको फिर, क्योंकि इनका लास्ट में निपटारा भी तो करना पड़ेगा। आपने मॉलिक्यूल बना लिया, उसके बाद सॉल्वेंट का क्या करोगे? फेंक दोगे? कहाँ फेंकोगे? एनवायरनमेंट में जाएगा, नदी नालों में और दूषित करेंगे। फिर हम पियेंगे उसको, उसी पानी यस को, सर। है ना। वो कुल मिला के हमारे लिए टिन घाटा की है। रिसर्च कर रहे हो ना? क्या बेटा? तो फिर आप टिन की रिसर्च कर रहे हो ना, टिन खाने में अच्छा होता है। हाँ, उस पे चल रही है, नो वरी, ठीक है। कुछ होगा तो आपको बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक अब यू देखिए सर। जरा क्या, तो सर ये अखबार दोनों का वालों से पहले डिफरेंस। बताना, हाँ क्या कह रहे हो? मीडिया वालों को बाद में बताना, हमें पहले बताना। हाँ जरूर बेटा। देखो पहले चलो हम लेसन करते हैं, बाद में बात करेंगे। देखो दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया, आयोनाइजेशन और हाइड्रेट का। यस सर। ये बहुत Yes. अच्छे से आना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो नीचे एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल एक और एग्जांपल है, ये दोनों एक ही एग्जांपल है। ये दो लिख देते हैं ना ये लोग, ये दो मत लिखो इसको, ठीक है। दिस इज नॉट टू, ये उसी का एग्जांपल है, अल्टरनेट है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। लिंकेज और साल्ट आइसोमर। लिंकेज जैसा कि नाम से पता लगता है, लिंकेज या साल्ट आइसोमर, लिंकेज ही अलग हो तो, जैसे
यहाँ पर देखो NO2 दिखा रखा है और वहां NO, बहुत आसान है ये, CO अमोनिया 5 NO2 नाइट्रोजन, यहाँ क्या दिखा रखा है, CO अमोनिया 5 ONO। यस, क्लियर हुआ? यस सर। क्या क्लियर हुआ? यस सर। सर उसमें वो NO2 लिगेंड है और इसमें वो जो ONO है पहले N से हाँ, लिंकेज वही था है। तो और देखिए इस जरा पर O से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। NH3 हमें कितने जोड़ने हैं, 5 NH3 जोड़ देते हैं, ठीक है, NH3, और यहाँ पर भी NH3 रहेगा और एक और NH3 आ गया। अब छठा जो जोड़ना है वो NO2 जोड़ना है, NO2। अब इसका जो अल्टरनेट बनेगा, मतलब इसका जो आइसोमर बनेगा, उसके साथ बाकी के सारे तो सेम ही रहेंगे अमोनिया। ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो Yes, बाकी sir. के अमोनिया तो इसमें सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पांचों के पांचों अमोनिया सेम है। और यहां पर जो लग रहा है वो अब मैं उसको अलग कर रहा हूं, ONO यानी ऑक्सीजन, एम्बीडेंटेट लिगेंड, याद है? यस सर। यस सर। एम्बीडेंटेट, जिसकी डेंटिसिटी एक ही होती है लेकिन वो एक ही साइड से जुड़ता है तो दूसरी साइड बंद हो जाती है। यहाँ ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, और वहां पर वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन। बस ये डिफरेंस है, तो नंबर ऑफ एटम सेम है, तो भाई बिल्कुल सब कुछ सेम है, तो डेफिनेट सी बात है आइसोमर तो है ना, क्लियर है? तो लिंकेज अलग है, दैट इज कॉल्ड लिंकेज अलग है। तो भाई ये लिंकेज आइसोमर का ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। डायरेक्टली आप डायग्राम बनाइए, ज्यादा अच्छा बजाएगी एग्जांपल लिखने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी के अंदर बाकी के एग्जांपल आप कर सकते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ये लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है। कोई और पॉइंट ऐसा आए आपके समझ में ना आए तो आप मेरे को टैग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर का मतलब बहुत आसान है, ये तो सीधा देखो, CO अमोनिया 6 है, CR साइनाइड 6 है। यहां पर हमने क्या किया, CR अमोनिया 6 कर दिया और CO साइनाइड 6 कर दिया, उल्टा कर दिया, पेयर बदल दिया, बस और कुछ नहीं किया। यस, क्लियर है ये? यस सर। तो अब इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान से बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। इसमें जो चार्ज निकालते हैं, चार्ज कैसे निकालोगे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, कैसे निकालोगे चार्ज? क्रोमियम अमोनिया साइनाइड 6, डेफिनेटली इस पे कोई ना कोई, या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव है, कुछ ना कुछ तो है ना? यस सर। वरना ये आपस में जुड़ नहीं सकते। जैसे हम क्या करते हैं कि क्रोमियम साइनाइड 6 और मैं इसके चारों तरफ क्या लगा दूं, यहाँ पर 3 क्लोरीन लगा देता हूं, तो इस तरह से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये गलत है, 3 क्लोरीन नहीं लगेंगे, 3 सोडियम लगेंगे, है ना। तो ये इस तरह से सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसके ऊपर यानी 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए, 2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए और बाद में इनके अंदर वाले एटम्स बदल दिए, तो ये बन गया कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो यहाँ 3 नेगेटिव है भाई, क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव है और ये 3 पॉजिटिव है। इसका चार्ज निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा हिंट याद होना चाहिए, क्या, अमोनिया पर 0 चार्ज है, तो डेफिनेटली ये कोबाल्ट वाला ही पॉजिटिव हो सकता है, कोबाल्ट नेगेटिव थोड़ा होगा। मेटल कभी नेगेटिव देखिए, वेरी रेयर केस होता है, वेरी रेयर, है ना। वैसे हम आगे वाले को पॉजिटिव ले तो सकते ही है ना, जैसे आगे वाला पॉजिटिव ही होता है। ऐसा कह सकते हो, बट उल्टा लिखा हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करना तब मुश्किल हो सर जाएगा। मुश्किल होगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब जैसे तो सुनिए, तो यानी डेफिनेटली कोबाल्ट पर पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। अब कितना पॉजिटिव होने वाला, तो देखो क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट जो ना 3 और 6 पॉजिटिव नॉर्मल होती है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे 3 और 6 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट नॉर्मल होती है क्रोमियम की। सो ये वैसा कुछ बनाएगा, तो यानी 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 होगा तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल हो नहीं सकता तो 3 होगा। तो इस तरह से ये दोनों बन गए। यस, क्लियर है भाई सबको? सर आगे वाला पॉजिटिव मतलब नेगेटिव कैसे होगा? आपने तो बताया था ना कि जब आयु पैक का करते हैं तो आगे कैटायन ही आता है। हाँ, तो ये रहा कैटायन। सर फिर तो हम और ऐसे लेकिन सुनिए निकालेंगे। सुनिए, वो जो था उसमें क्या था, ये वाले काउंटर आयन कैटायन होता है, काउंटर आयन। सर वैसे जब कॉम्प्लेक्स आ गया था तब भी कैटायन ही था, एक सिल्वर वाला तब भी कराया ये था। कैटायन ही है, डेफिनेटली कैटायन है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या होता है कि अगर वो जानबूझ के आपको नेगेटिव दे दे, क्योंकि वो नेमिंग थोड़ा पूछ रहा है आपसे, वो जानबूझ के नेगेटिव दे दे और नेगेटिव दे दे और आपको बोले नेमिंग करो, तो आप नेगेटिव आयन को पहले नेमिंग करोगे क्या? नो लिखना एक सर। अलग चीज है, वो आयुपैक के हिसाब से ना लिखे, जनरल लिख दे, तो भी गलती तो आपसे ही होगी ना, वो खुद की थोड़ा मानेगा कि मैंने गलत लिख दिया, है ना। वो जानबूझ के कहेगा मैंने तो ट्रिक डाली थी। क्लियर है? यस सर। स्टीरियो आइसोमर, तो भाई ये थे आपके 4 कोऑर्डिनेट आइसोमर, जिसको कैटायनिक और एनायनिक दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल होते हैं सिस और ट्रांस, ये सबको पता है।
यस सर। यस ठीक है, तो सिस और ट्रांस दो तरह के होते हैं। अब इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो सीधा आपको समझ में आएगा, ये बाकी का कचरा आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिस आइसोमर का मतलब है दोनों ए एक साइड है और दोनों बी एक साइड है, सेम साइड, ए एक ही सीध में है। ट्रांस में देखिए क्या हो रहा है, ट्रांस आइसोमर के अंदर, इस डायगोनल में। ट्रांस के अंदर ये एक दूसरे के आर पार है, आर पार, आमने सामने नहीं है। ठीक है, मतलब साइड में यहाँ ए के सामने हमेशा बी मिलेगा, यहाँ ए के सामने बी मिलेगा, यहाँ बी के सामने ए, मतलब ये आर पार है, सिस और ट्रांस। समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है, अब इसका अब एक और देखिए, ये तो पहला, अब इसके इसमें टाइप है A2B2, दो एटम। ठीक है, A2B2। हालांकि इसको याद रखना मेरे लिए हमेशा बोधरेशन रहा है, मैं इसको याद कभी नहीं रखता, मैं सीधा मॉलिक्यूल से याद रखता हूँ। बट भाई आपको याद करना पड़ेगा, शायद बीच में कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए जरा, अगला क्या है, Ma2BC। ए दो है लेकिन बी और सी अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा सेकंड वाले में, तो ए अगर सेम साइड में है और ए अगर क्रॉस में है तो उसी से हम सिस और ट्रांस देखेंगे। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आप ए चेक कर सकते हैं और यहाँ पर ए चेक कर सकते हैं, क्योंकि बी और सी तो दोनों अलग ही है, तो सिस और ट्रांस वहीं से देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब इसका एग्जांपल दे रखा है, वो दोनों अमोनिया एक साइड है और दोनों क्लोरीन एक साइड है, यहाँ क्लोरीन आर पार है और अमोनिया आर पार है। यस, क्लियर है भाई? यस सर। ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल है, सेकंड वाले का नहीं है, ये फर्स्ट वाले का एंटी कैंसर, ये कौन सा नया नाम है? एंटी कैंसर। अरे ये नाम नहीं है बेटा, ये सिस्प्लेटिन होता है, जो एंटी कैंसर ड्रग के अंदर यूज होता है, कैंसर वाली ड्रग को मारने का काम करता है, कैंसर वाली सेल को, ये तो लिख लेना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, हाँ इसके ऊपर मैंने पढ़ा ही नहीं नीचे, है ना? गुड, बहुत बढ़िया किया पढ़ के आपने। देखिए इसकी कहानी है, तो देखिए ट्रांस वाला जो है ना, ट्रांस वाला, ठीक है, ट्रांस वाला प्लेटिन, सिस प्लेटिन, ट्रांस प्लेटिन, इसका नाम है कंपाउंड का, प्लेटिन कॉमन नेम। तो यहाँ पर प्लेटिन, जो सिस प्लेटिन होता है वो तो कैंसर की दवाई के काम आता है, लेकिन जो ट्रांस प्लेटिन होता है वो किसी काम का नहीं है, वो कैंसर की दवाई के काम नहीं आता। यूं समझ लो कि मैं राइट हैंड से काम करना पसंद करता हूँ, जनरली बच्चे राइट हैंड ही होते हैं। यस यस सर। यस सर। आपकी क्लास में अभी जितने बच्चे बैठे हैं, कोई है लेफ्ट हैंडी? रेज योर हैंड जो लेफ्ट हैंड से वर्क करता है। सर मैं लेफ्ट और राइट दोनों से लिख लेती हूँ लेवल से। वाओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, आपका माइंड ज्यादा काम करता है, इसका मतलब ये है, बता देता हूँ। ठीक है, नहीं सर, सिर्फ खुराफातों में ज्यादा लगता है। क्या सर शैतानियों में ज्यादा लगता है। किस में ज्यादा लगता है? सॉरी समझ नहीं आया बेटा, क्या कह रहे हो? खुराफातों में ज्यादा। शैतानियों। यस और अरे वो कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम, इसका मतलब आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा एक स्टेप दूसरे इंसान से ज्यादा काम करता है, अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों माइंड से काम कर रहे हो, क्योंकि जनरली एक हिस्सा ही माइंड का एक्टिवेट होता है, या तो लेफ्ट वाला या राइट वाला। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक्सेप्शन। 2011 के अंदर मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है, उस स्कूल में 60 लड़के थे एक क्लास के अंदर, बॉयज की क्लास थी, ओनली 60 लड़कों की, और 60 लड़कों की क्लास में 20 लड़के लेफ्ट हैंडी थे। कैन यू इमेजिन दैट? 20 लड़के, मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस कि इतने सारे लेफ्ट हैंडी मैंने एक साथ देखे हैं, है ना, 20 लड़के। अब देखो, जिसके दोनों हाथ काम करते हैं, जैसे अंशिका के दोनों हाथ काम करते हैं, डेफिनेट सी बात है, तो अंशिका कहीं ना किसी पॉइंट पर, किसी माइंड के पॉइंट के ऊपर बेटर होगी, याद रख लेना। अगर हमारा एक ही हाथ काम करता है तो नॉर्मल, हम नॉर्मल है, नो वरी अबाउट दिस। मेरे दोनों हाथ ना कहीं दोनों हाथ काम करते हैं। मेरे मदर जो है वो लेफ्टी है और मेरे फादर जो थे वो राइटी थे, तो मैं राइटी हूँ, लेफ्टी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं चाकू चलाता हूँ तो लेफ्ट हैंड से चलाता हूँ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, चाकू मेरे से राइट हैंड से नहीं चलेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो चिड़ी बल्ला खेलते हैं ना, रॉकेट, यस सर। यस सर। उसमें मेरे दोनों हाथ बराबर काम करते हैं, दोनों हाथ बराबर काम करते हैं। अगर हथौड़ा चलाना हो मुझे, तब भी मेरा लेफ्ट हैंड काम करता है, राइट हैंड काम नहीं करता। जो लोगों का राइट करता है, मेरा राइट भी काम करता है, लेकिन राइट के मुकाबले लेफ्ट ज्यादा काम करता है हथौड़ा चलाते टाइम। ठीक है, तो यानी कि कहीं कहीं मैं राइटी हूं, कहीं कहीं मैं लेफ्टी हूं, मेरे अंदर दोनों प्रॉपर्टी, लेकिन दोनों हाथों से दोनों काम नहीं कर सकता मैं, जहां दूसरा काम कर लेता अगर हूं। चलते वक्त दोनों ही हाथ बंद रहे तो चलते वक्त कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। हालांकि हमारा माइंड ने उसको ऑब्जर्व कर रखा है कि दोनों हाथों से चलना है हमें, ठीक है, दोनों हाथ सर चलने वैसे चाहिए। मेरे दोनों ही बंद रहते हैं बस। वो खास बात नहीं है, उसको कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपको सर हिलाने मैं चाहिए हाथ। जैसे राइट हैंड से लिख रही हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से उस टाइम खाना खा सकती हूँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड से खाना खाई तो राइट, तो मतलब मेरा इनवर्स वाइस वर्सा चलता रहता है। बहुत बढ़िया, आपका दोनों सही काम करते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर केस में एक हाथ बहुत सही काम करेगा, दूसरा काम करेगा बट उतना सही नहीं करेगा। लिखने में राइट हैंड काम करता है, लेफ्ट तो बिल्कुल जीरो है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया।
लेकिन जब मैं रॉकेट से खेलता हूँ तो मेरा लेफ्ट राइट दोनों अच्छे काम करते हैं, बट लेफ्ट वाला थोड़ा कम करता है। जब हथौड़ा चलाता हूँ तो लेफ्ट वाला ज्यादा काम करता है, राइट वाला कम करता है। जब अगर चाकू से कोई चीज काटनी है, सब्जी काटनी है, तो लेफ्ट वाला ज्यादा काम करता है, राइट वाला कम करता है। समझ गए? लेकिन लिखने में राइट वाला ज्यादा करता है। तो इसका मतलब, हालांकि दोनों ठीक ठाक काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कहीं कहीं, बट ये थोड़ी सी कैरो डिस्क्रिपेंसी है मेरे अंदर। और अंशिका इज बेटर देन अस कि उसके दोनों हाथ अच्छे से काम करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। सर चलिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के भी दोनों हाथ काम करते थे। किसके? एल्बर्ट आइंस्टाइन। अरे पता नहीं उसका यार, वो Yes, पता नहीं sir. लोग क्या बाद में कुछ कुछ बना देते हैं लोग, ऐसा सर जरूरी लेकिन नहीं सर है। हाँ, फोकस भी ये तो बटा हुआ साइंटिस्ट रहेगा ना। बहुत सारी बातें बनती रही। बाद में बना देते हैं लोग, उसके दो हाथ काम करते हैं। वो मंदबुद्धि था, पता है, उसको स्कूल से निकाल दिया था शुरू में, बचपन में। यस सर। बाद में जब वो बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद सर। में जब एक ना 16 ईयर की एज में, याद रखना, आपको भी एक एग्जांपल बता देता हूँ, बायोलॉजिकल एग्जांपल, आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। 16 ईयर की एज के अंदर ना अकल जाड़ आती है। वो जब Yes, अकल sir. जाड़ आती है, तब बहुत से बच्चे जो 10th तक नालायक थे, डफर थे, वो 10th के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं। और बहुत से बच्चे जो इंटेलिजेंट थे ना, वो अकल जाड़ आने की वजह से अपने पेरेंट्स की छोटी छोटी बातों को, मम्मी ने ऐसे कर दिया, पापा ने ऐसे कर दिया, और वो पढ़ना छोड़ देते हैं। मैं नहीं पढ़ता, गुस्सा आ जाते हैं, और वो अपना भविष्य खराब कर लेते हैं। हालांकि उनका दिमाग उतना ही रहता है, जिसमें दिमाग आ गया वो जाएगा नहीं। तो कई बच्चों का 10th के बाद में उनका शुरू होता है काम। 10th तक वो थोड़े से मंद होते हैं पढ़ाई में, 10th के बाद वो अचानक से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अकल जाड़ उनको, मतलब उनका पीछे वाला बेटर कर देती है। तो आइंस्टीन के साथ ऐसा ही हुआ था। आइंस्टीन शुरू में बहुत मट्ठा बच्चा था, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा कम समझता है, लेटेंसी रेट ज्यादा है, एक्टिव नहीं है बहुत ज्यादा। और उसके बाद में 10th के बाद जैसे ही, मतलब आइंस्टीन की कंपार्टमेंट थी पॉलिटेक्निकल के अंदर, ऐसा कुछ कहते हैं कि उसने वो जब किया, उसके बाद में 10th के Yes, बाद sir. दिमाग जो था वो थोड़ा सा बेटर हो गया, और उसके बाद में उसने पढ़ना लिखना अच्छा शुरू कर दिया, और उसका दिमाग ना उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा चलने लग गया। और ये सब कहानी कहां से शुरू हुई है? अक्ल जाड़ से। समझ गए? तो कुछ लोगों को पहले से अकल होती है, ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन जैसे पहले नहीं है लोग, बहुत हैं। आइंस्टीन को बहुत बड़े तीर भी नहीं मारे, ये भी बता देता हूँ। एक दो रिलेटिविटी की थ्योरी अच्छी थी उसने, E=mc² का फॉर्मूला अच्छा दिया। उसके अलावा उसने काफी सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं, 150-200 रिसर्च पेपर लिखे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, सबके सब फेल है। ये दो सर ही एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। वो तो आइंस्टीन ने दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक। बहुत सारे Yes, और sir, लोगों ने उसने भी दिया था। explain किया था। Yes, sir. मैं रिसर्च करी थी सर एक चीज और बाद है। में, सर सेकंड टाइम पे, मतलब जो दूसरी फेमस शादी पे। साइंटिस्ट होते हैं, जो अगर 500 लोगों ने मतलब एक ही थ्योरी पर काम किया है, तो फिर आइंस्टाइन का नाम आ जाता है, फिर न्यूटन का नाम हाँ आ हाँ जाता है, हाँ, जबकि डेवलप ये भी करने में वन ऑफ द हजारों लोग फैक्टर होते है। हैं। यस यस, ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। न्यूटन ने आधे से ज्यादा फ्यूल लिए, वो गैलीलियो से लिए, और दूसरे साइंटिस्ट। बैकएंड में बहुत सारी चीजें काम करती हैं भाई। मतलब मैंने, मेरे नीचे 4 स्टूडेंट है, सपोज दैट, और मैं आप लोगों को कोई रिसर्च वर्क देता हूँ, जैसे मैं अभी रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, मेरे गाइड ने मेरे को कुछ काम दिया, और उसके बाद मेरा वो काम बेटर निकला है, गाइड बोलेगा इसको छोड़ दे, दूसरा काम कर, क्योंकि वो उस काम को अपने नाम से रिसर्च करवा लेगा। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, याद रख लेना। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे बैकएंड में काम होते हैं, लेकिन आइंस्टीन के 2-3 काम अच्छे थे। वो मतलब अच्छा साइंटिस्ट था, हम ये नहीं कह रहे कि उसमें बुराई थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो जीनियस था, इंडिजीनियस था, उसके जैसा कोई नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने बैठे बैठाए। रामानुजन अकेले ने सारे थ्योरम दी थी, Yes, sir. कहीं हेल्प नहीं मिली थी उसको, Yes, अकेले नहीं, ठीक है? वो उसकी एक टक्कर का नजर नहीं, ही न्यू द इन्फिनिटी। मैथमेटिक्स में आइंस्टीन ने खुद बोला कि मेरा मैथ जो है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं भी मैथ में प्रॉब्लमेटिक, मुझे मैथ में प्रॉब्लम होती है। और रामानुजन ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। रामानुजन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे मैथ अच्छा लगता है, आई लव इट, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को नंबर के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। रामानुजन ये कह रहा है, और आइंस्टीन ये कह रहा है कि मुझे मैथ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मेरे को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। दैट द डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट स्टेटमेंट बाय द टू सर डिफरेंट। उसको अपना मोबाइल नंबर ही याद नहीं था। वो तो देखो कहने की बात है, ऐसा नहीं है। वो बातें समझ सकते हो आप लोग सर कि वो, मोबाइल नंबर याद करना किसी की जीनियसिटी डिवाइन नहीं। अरे अतिशयोक्ति, देखो इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार यूज करना। जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। सुनिए, ये कहानी सी है, ये हिंदी में पोइम आती थी। यस Yes, सर, sir. राणा Yes, राणा sir, सुचेता पढ़ा की है, सुनी sir. है। महाराणा प्रताप के लिए, मतलब महाराणा प्रताप जो थे वो मतलब उन्होंने देखा, घोड़े के ऊपर जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि पीछे उनके, मतलब वो अकेले थे बेचारे, और बहुत से सैनिकों को उन्होंने मार गिराया युद्ध के अंदर। उसके बाद उनके जब सैनिक इधर उधर हो गए, तो फिर उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा। तो जब वो जा रहे थे युद्ध से,
और पीछे उनके उन्होंने क्या करा, दूसरे उन्होंने सैनिक लगा दिए, ठीक है, चोरी से, कि महाराणा प्रताप को अलग कर दिया सब सैनिकों से, और उसके बाद अकेले के पीछे बहुत सारे सैनिक लगा दिए, तो महाराणा प्रताप को वहां से निकलना पड़ा। तो निकलते टाइम कहते हैं आगे नदी पड़ी थी, और महाराणा प्रताप सोचने लगा कि इतनी चौड़ी नदी को चेतक कैसे पार करेगा, मैं तो फंस जाऊंगा और पकड़ा जाऊंगा और ये लोग मार देंगे मुझे। तो राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, मतलब महाराणा प्रताप ने सोचा और चेतक पार हो गया। इज दिस पॉसिबल? सोचने से थोड़ा पार होता, टाइम तो लगेगा, ठीक है। चेतक अच्छा घोड़ा था, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो कई बार हम साइंटिस्टों के लिए भी अतिशयोक्ति लगा देते हैं कि कोई अच्छा होता है, लेकिन हम उसको बिल्कुल ही भगवान बना देते हैं, ठीक है। इतना भी अच्छा नहीं, नॉर्मल इंसान सब नॉर्मल ही होते हैं, ठीक है। यस सर, हाइपरबोला लगा देते हैं इसमें। हाँ, वैसा कुछ कर कह सकते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये सिस्प्लेटिन जो है वो याद रख लेना। अब सिस्प्लेटिन क्या काम आता है? कैंसर की एंटी ड्रग के काम आता है भाई, कैंसर ड्रग्स। नेक्स्ट देखिए, अब ये दूसरे वाला एग्जांपल दिया इसने, अमोनिया अमोनिया एक साइड और इधर क्लोरीन और ब्रोमीन है, सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया क्रॉस में आ गए तो ये ट्रांस हो गया और वो सिस हो गया। क्लियर है? ये दूसरा एग्जांपल। वहां एबीसीडी लिखा हुआ था, एबीसीडी इज नॉट द एग्जांपल, वो सिर्फ एक डेमो है। एग्जांपल ये है, रट्टा इनको मारना है, याद रख लेना, कहीं उल्टा कर दो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स इज द जनरल फॉर्मूला MABCD, ABCD। अब MABCD के अंदर क्या देखोगे भाई? सिस ट्रांस कैसे देख सकते हो आप MABCD के अंदर? तो देखो ABCD कुछ बना, कुछ नहीं बना, लेकिन क्या हम इनको थोड़ा अलग तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? A को मैंने फिक्स कर दिया, इसके अगेंस्ट क्या था? C था, अभी इसके अगेंस्ट क्या है? B है, फिर इसके अगेंस्ट क्या है? D है। ये समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। तो 3 आइसोमर बन गए। यस, गॉट दिस? यस यस सर। दिस सर। ठीक, ठीक है। तो ये ऐसे याद करना है एबीसीडी में, वरना कुछ बनेगा नहीं। और क्या इनका कोई नाम होगा? सिस और ट्रांस? ऐसा कुछ नहीं है, ये तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, बस सॉरी, बस इतना ही है। यस, क्लियर है बेटा? यस यस सर। यस सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये मेरा बहुत फेवरेट वाला DMG, ठीक है, डाइग्लाइसिनेटो, DDG, डाइग्लाइसिनेटो, DGC बोलते हैं क्या इसको? नहीं, जो भी है इसका नाम, ठीक है। GLY कहते हैं GLY? सर। नहीं, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म भी था क्या? इसका नहीं है, वो DMG का है, ठीक है, छोड़ो इसे। लेकिन ये भी एक अच्छे वाला हाँ ठीक है, ये वो नहीं है भाई, सॉरी। तो यहाँ पर ये एक आपके सामने एक लिगेंड है, डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम 2 कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है? ये वही ABCD टाइप का है क्या? कुछ नहीं, ये सिस और ट्रांस का है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल सारे उल्टे पुल्टे हैं, ये फोर्थ वाला टाइप आ गया। अब इसमें देखो सिस क्या है, अमोनिया अपना लोन पे डोनेट करता है और यहाँ ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैसा होता है, क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड, उसके ऊपर बात करेंगे। हाउ टाइप ऑफ लिगेंड इज दिस? कार्बन, ध्यान दे लेना भाई, कार्बन CH2 फिर NH2, क्लियर है। इसके बाद में यहां पर होता है C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, यस, क्लियर है सब? यस सर। ये वाला यस सर। हमारा क्या है, लिगेंड है, ठीक है। इस पे नाइट्रोजन भी लोन पे डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन, यानी बाइडेंटेड लिगेंड है, पेंटागोनल रिंग बनाएगा, चिलेट इफेक्ट दिखाएगा। रिंग बनाना मतलब चिलेट इफेक्ट दिखाना, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यस, गॉट दिस? यस सर। ठीक है। यस सर, गॉट दिस। आगे तो ये भी सिस और ट्रांस बनाता है। यहाँ देखिए अमोनिया दोनों एक साइड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं, घुमा दूं, एक को घुमा दिया, इसने इसको नहीं घुमाया, इसको घुमाया, इसको घुमा दिया, तो ऑक्सीजन ऊपर आ गया, अमोनिया नीचे, तो अमोनिया आपस में क्रॉस में आ गया और इधर से ऑक्सीजन आपस में क्रॉस में आ गया। यस, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये सिस और ट्रांस बना रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, वो सारे ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ थे, अब 6 के पास देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो देखिए भाई, ट्रांस और सिस, 2 क्लोरीन है, 4 अमोनिया है, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा है, ठीक है। अमोनिया अमोनिया सेम साइड में है, क्लोरीन ट्रांस में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अमोनिया ट्रांस में है, क्लोरीन सेम साइड में है, तो ये सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया। किसी को भी सिस ट्रांस ले सकते हैं, किसी को तो लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यस, समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो सिस और ट्रांस, हम ये कहें कि ये दोनों अमोनिया तो सेम साइड में है, लेकिन क्लोरीन आर पार है, एक दूसरे के आर पार नहीं, ये ऑक्टाहेड्रल है, ऐसे ही है ये। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो इसको मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ, बेटरली पता लगेगा कि क्लोरीन है कहाँ असली में। तो
तो इस तरह से अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्लोरीन ऊपर नीचे है तो ये ट्रांस है, और यहाँ पर क्लोरीन आमने सामने तो सिस है, लेकिन अमोनिया ऊपर नीचे हो गया। भाई अमोनिया तो 4 थे, वो पहले भी 4 हैं, अब भी 4 हैं, याद रख लेना। तो ये चारों सेम साइड में थे, यहाँ पर चारों अमोनिया इस तरफ, ये देखो चारों अमोनिया इस तरफ आ गए और 2 क्लोरीन इस तरफ आ गए। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। चलो इसका एक विजुअलाइजेशन, विजुअल इफेक्ट दिखाता हूँ। मेरी उसको इमेज को पिन कीजिए, फिर आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि ये नीचे वाला भी आपको फिर तंग करेगा वरना। ठीक है, ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर देखा था सभी ने ना? यस सर, दिखाया था। यस सर। तो यहाँ पर मैं ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर कैसे वर्क कर रहा है, उसी से ये बनेगा। ये देखिए जरा, ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर दिख रहा है सभी को? यस जो सर। ऊपर वाला डायग्राम है ना, इसमें इसने क्या किया कि ये चारों अमोनिया है। ये रेड बॉल्स जो मैंने 4 अपने फिंगर से पकड़ रखी है, ये अमोनिया है। ठीक है, अब इसने क्या किया, क्लोरीन आर पार है, बिल्कुल ठीक है, क्लोरीन आर पार है। इसके बाद इसने क्या दिखाया कि 4 अमोनिया को एक साइड और क्लोरीन को क्या दिखा दिया, एक साइड। मतलब अब ये मान लो ये दोनों क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन है, और ये चारों क्या हैं, ये चारों के चारों अमोनिया है। ये समझ में आ गया? तो मैंने Yes, sir. चारों अमोनिया को एक हाथ से पकड़ रखा है, देखो चारों अमोनिया को, 2 क्लोरीन ओपन छोड़ दिए, यानी ये दोनों क्लोरीन एक साइड है और चारों अमोनिया एक साइड है, इसलिए इसको सिस नाम दिया। क्लियर है? यस सर। और पहले इसको ट्रांस क्यों दिया था? क्योंकि क्लोरीन आर पार थे और अमोनिया एक प्लेन में थे और क्लोरीन आर पार थे, इसलिए ट्रांस दिया। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए, अब आगे वो फेशियल वाला थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, मुझे अनपिन कर सकते हैं फोटो को, बाद में फिर से दिखाएंगे। तो नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट के अंदर अमोनिया आर पार है, 4 अमोनिया है, सिस और सीओ। हाँ, अगर अलग हो तो, जैसे ये दोनों एटम अलग हैं, बाकी चारों अमोनिया है, लेकिन ये चारों अमोनिया एक साइड में है तो सिस हो गया। 4 चीजें एक साइड में आ रही हैं, इसलिए ये सिस हो गया। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो इसके ऊपर ना मैं एक छोटा सा वो बना देता हूँ कि इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिस कैसे है। ये चारों अमोनिया एक साइड में है। ठीक है, चारों अमोनिया एक साइड में है, और यहां पर भी चारों अमोनिया एक साइड में है, इसलिए ये सिस है। क्लियर है? ये अभी थोड़ा बेटर समझ में आएगा। और ये 2 clear एक साइड में है ना, तो ये आपको ज्यादा बेटरली समझ में आएगा कि ये सिस कैसे है। अब इसमें दोनों अलग हैं, तो दोनों अलग हैं, बेशक अलग हैं, लेकिन दोनों एक साइड में, और ये अलग वाले जब आर पार हैं तो ये ट्रांस हो गया। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सिस और ट्रांस। अब फेशियल और मेरिडियोनल, इन दोनों को थोड़ा आप ध्यान से करना। फेशियल और मेरिडियोनल, इनमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। A3 और B3 दोनों में सिस और ट्रांस फेशियल और मेरिडियोनल के जैसे ही है। ये इनको एक को सिस और एक को ट्रांस कहते हैं। कैसे, किसको सिस कहेंगे, किसको ट्रांस कहेंगे, बता सकता है कोई? दिस वन इज सिस सर, जिसमें दोनों फेस एक तरफ, और दिस वन इज ट्रांस। अब देखो इसने क्या किया, इसने जो किया ना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ये ऊपर और नीचे, और ये प्लेन में है। ठीक है, जो रेड डॉट लगा रहा हूं ये प्लेन में है, और एक ऊपर नीचे वाली ये लाइन लगा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, जरा दोबारा ध्यान से देखना। ऊपर नीचे वाली को मैंने रेड डॉट लगाया। अब आप देखो ये क्या कह रहा है, बी बी बी, ये 3 से क्या बन गया, ट्रायंगल। बहुत बढ़िया डायग्राम बना रखा, बुक्स में मिलता नहीं है ये। ठीक है, और ये ए, जिनके भी नोट्स हैं बड़े अच्छे हैं, ये समझ लो। ठीक है, तो ये वाले डायग्राम के लिए अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज अच्छी मिल जाए किसी नोट्स में तो आपको लगता है कि सारी चीजें उसमें अच्छी हैं, ऐसा नहीं होता। कभी भी याद रख लेना, हम जनरली यही सोच लेते हैं कि एक चीज अच्छी तो सारी अच्छी होंगी, इसलिए तो किसी नोट्स में कोई चीज अच्छी मिल जाती है, हम टीचर्स क्या करते हैं, उसका वो वाला पार्ट उठा लिया, दूसरे किसी नोट्स का दूसरे वाला सर उठा फैक्ट लिया। में मतलब 2 डायगोनल के क्रॉस, क्या बेटा? फैक्ट वाले में कैसे करना है? ये फेशियल देखिए, फेस, FAC, इसको फेस ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये 3 B, ये तीनों B है। ठीक है, ये तीनों का एक ट्रायंगल बन रहा है, A, इनका एक ट्रायंगल बन रहा है। समझ में आ गया? और यहां पर देखो क्या हो रहा है, A एक दूसरे के ट्रांस में, अगर B ऐसे देखते हो तो समझ में आ रहा है? यस सर। और सर यहाँ पर भी मेरिडियोनियल वाला समझ में नहीं आया। बता रहा हूं बेटा, यहां पर भी ये जो B है ये ऊपर और नीचे लगा हुआ है, ये ध्यान रख लेना, आर पार। क्लियर है? अब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को क्रॉस कर रहा है। इसको समझाने का तरीका बताता हूं आपको मैं। मेरी फोटो को पिन कीजिए, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं ऑक्टाहेड्रल, आपको बेटर समझ में आएगा। ये ऑक्टाहेड्रल डायग्राम आपके सामने। यस सर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये एक ट्रायंगल, मतलब ये 3 एटम,
ये वाले 3 एटम मतलब इस तरफ से जो मैंने इसको कवर कर लिया, इस तरफ से मैंने 3 एटम्स को कवर कर लिया, बाकी सब कुछ ओपन छोड़ रखा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। बाकी सब बचा क्या, ये 3 एटम और नीचे एक और 3 एटम का फेस बच जाएगा। देखो ऐसे ऑक्टाहेड्रल आपके सामने, लेकिन नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है मेरे हाथ से और एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है मेरे हाथ से। ये समझ में आ रहा होगा सब? यस सर। ये बन गया फेसियल सिस। सिस बोला मैंने इसको, फेसियल को सिस बोल रहा हूं मैं, फेस को सिस। क्यों? क्योंकि ये तीनों एटम एक जैसे हैं और ये वाले तीनों एटम एक जैसे हैं, लेफ्ट और राइट हैंड वाले। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यानी ये बी भी इस तरफ से बन गए। अब दूसरे वाला देखो, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए जब एटम्स लिखे होंगे। ये तो इसने खुद करके दिखाया ना ऐसा डायग्राम, तो आपको बड़े बेटर लग रहा होगा। जब ढूंढोगे तो थोड़ा सा मत्था मारना पड़ेगा, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट वाला देखो, इसने क्या किया, ए यहां पर तो 2 सेम एटम है, ठीक है, यहां पर दोनों सेम एटम है और तीसरा एटम यहां पर सेम है, ये वाला। तो यानी ये दोनों, यानी ये जो चौरस डब्बा, अब आपके सामने चौरस डब्बा दिखाई दे रहा होगा, इससे ये 3 एटम, ये वाले तीनों एटम, मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूं, ये देखिए, ये वाले तीनों एटम, मतलब मैं किसी भी साइड से इसको ऐसे पकड़ लिया मैंने, 3 एटम्स को, तीनों एटम मेरे हैंड को टच कर रहे हैं। दिख रहा है सबको? यस सर। अब दूसरे 3 एटम देखो, बहुत अच्छा डायग्राम है ऑक्टाहेड्रल। अगर आप देखोगे दूसरे 3 एटम ये वाला सी बनाएंगे कि नहीं? ये वाला सी, यस सर। ये वाला सी। तो Yes, देखो बेटा, एक उल्टा सी, एक सीधा सी, एक उल्टा सी, एक सीधा सी। दिख रहा है? ये सीधा सी नीचे दिख रहा होगा मेरे हाथ वाला, और ये ऊपर वाला देखो उल्टा सी, ऐसे अगर देखोगे सी बनेगा। यस, यस सर। ये बन गया क्या, मेरिडोनियल ट्रांस। ये एक दूसरे के ट्रांस हो जाते हैं। समझ में आ गया? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से उल्टा सी और सीधा सी। ट्रायंगल बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये सी बनाएंगे, देखो ये क्या है, प्लेन में एटम, ये क्या है, प्लेन में एटम, ये क्या प्लेन में है, वो चौरस प्लेन है। इन तीनों से क्या बन गया, सी बन गया। अब दूसरा सी क्या बनेगा, ये तो प्लेन में था, ये ऊपर था, ये नीचे था, तो दूसरा सी इनसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, एक दूसरे को, मतलब एक सी तो ऐसा है जो प्लेन में, और दूसरा सी कैसा है, वो इस प्लेन से ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है। यानी एक एटम तो इसका यहां आ गया और एक एटम ऊपर, एक और एटम नीचे। क्लियर है? यस सर। फील हुआ कुछ कि कैसा है ये? सर क्लियर। ठीक है, तो बस यस सर। तो ये मेरिडोनियल होता है, मेरिडियोनल, और ये ट्रांस होता है, मर बोलते हैं उसको, और उसको फेस बोलते हैं, इसको मर बोलते हैं। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इनको जनरली याद कैसे करते हैं, किसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं और कैसे होते हैं और कितने कितने होते हैं। उसके लिए एक टेबल है, और ये टेबल इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्मूला के साथ में। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव टू लर्न दिस। देखिए भाई, अब क्या है, एम ए बी सी डी ई एफ 6 जुड़े हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं 15, ऑप्टिकल बनते हैं 30। 6 के 6 अगर अलग हो, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, 6 के 6 अलग हो तो ज्योमेट्रिकल 15, ऑप्टिकल 30। सीधा रट्टा मारने का मैटर है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। दूसरा, ए 2 हो तो 9 बनेंगे, ए बी दोनों 2 हो, ठीक है, और वो ए बी सी डी ई है। टोटल कितने हैं, ए बी सी डी ई, टोटल अब भी 6 ही बन रहे हैं, याद रख लेना। ए 2 हो गए ना? यस सर। ठीक है, तो एफ हट गया। अब आपको लगेगी एफ तो खा गए, एक कम हो गया भाई, यहाँ 2 हो रहे हैं, ठीक है, तो 9 बनेंगे। अगर ए और बी दोनों 2 हो, सी डी फिर तो 2 ही बचेंगे, तो 6 होंगे। ठीक है, ए बी सी तीनों हो तो 5 होंगे। अभी इसको रट्टा मारना, आपको कैसे रट्टा मारोगे, चॉइसेस योर। ठीक है, 5 4 3, यहाँ पर ए 3 बी। अब देखो ये 2 2 तक तो सीधा याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये है 2 2 तक, 9 6 5। उसके बाद अब 3 कर दिए, ए 3 कर दिए, बाकी सब कुछ सेम रहा तो 4 हो जाएंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ए 3 है, लेकिन अब बी 2 कर दिए, अब अलग हो गया सिस्टम। तो यहां से अब आपको अलग तरीके से याद करना होगा। ए 3 है, बी 2 है, सी 1 है, और ए और बी दोनों 3 3 हो गए तो फिर मैटर ही खत्म हो जाता है, फिर 2 आएंगे। ठीक है, तो 3 2, उसके बाद वाले सारे 2 ही आएंगे असलियत में। तो बाद वालों को हम अलग से मैटर कर सकते, अलग से वो कर सकते हैं मेंशन, है ना। तो चलो बाद वालों को अलग से मेंशन करते हैं जिनमें 2 2 हैं। ये 3 है, ठीक है, इन तीनों में 2 2 हैं, ये इनको एक अलग पेयर में याद कर लो। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ए 3 बी 3, ए 4 बी सी, ए 4 बी 2, इनमें 2 होते हैं, और बाकी सब आप
एक जो है वो 3 वाला A3 वाला जिसमें 3 होते हैं, इस 3 को अलग से याद कर सकते हो, बाकी 9 6 5 4 ऐसे करके याद हो जाएंगे। आई डोंट थिंक याद नहीं होगा। अगर इसमें नील होते हैं, अगर एक ही हो B और 5 A हो या फिर अकेला सारे A हो तो दोनों में नील है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। और सब के सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। हाँ भाई समझ में आई टेबल? यस सर। सर अगर बाइडेंटेड वगैरह आ गए तो? बाइडेंटेट का अलग सिस्टम है बेटा, उसको भी आगे पढ़ेंगे, ये मोनोडेंटेट के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब तो ये टेबल आपको याद करनी है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल के बाद में अब ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पता है ये सबको? छोटा L छोटा D, नेगेटिव होता है L, पॉजिटिव होता है D। यस, ये बात कितने बच्चों को अच्छे से क्लियर है? ये ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, एनेंशियोमर या एनेंशियोमोर्फ बोलते हैं इसको। एक बार लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बता दीजिए। क्या कह रहे हो? लीवो रोटेटरी रिपीट करता हूँ, ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, ठीक है। एक होता बड़ा D, एक होता बड़ा L। बड़ा D और बड़ा L का मतलब है शक्ल। रट्टा मारने का तरीका बता रहा हूँ, याद कर लेना। वो होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला बताया कोई मेरे को? हाँ भाई, कोई है जो ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला बता सकता है? सर सी। ये फॉर्मूला होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, यही होता है या CH3 होता है नीचे? ये थोड़ा मेरे को मिस हो रहा है, बहुत दिन हो गए इसे करवाए को। बताओ भाई फटाफट ग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मूला। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, सही बनाया, बिल्कुल यही है। यस, समझ में आया ग्लिसरैल्डिहाइड? हेलो गाइस। यस सर। ठीक है, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। इसकी शक्ल मिला लो। शक्ल कहां से मिलानी? नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखना बस इसका, ऊपर से तो सेम ही रहेगा ग्लिसरैल्डिहाइड, नीचे वाला इसकी शक्ल मिला लो। और इसकी शक्ल, ये वाली शक्ल जिससे भी मिलती है वो D है, ठीक है। यस, क्लियर हो गया सबको? सर फिर से बता दो एक बार। बेटा नीचे वाला हिस्सा, इसके जो पैर दिख रहे हैं ना, HOH, लेफ्ट में OH है, राइट में H है और नीचे CH2OH है। अगर इतना हिस्सा जो मैंने बॉक्स किया किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से मिलता है, किसी भी दूसरे से, दुनिया में कुछ भी हो, अगर नीचे वाला हिस्सा मिलता है तो वो D है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन D है। क्लियर है? यस सर। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा उसका उल्टा होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ होगा सर H, इसमें 3 कार्बन नहीं होंगे? क्या बेटा? तो 3 ही है बेटा, ये रहा बीच में एक कार्बन है 3, ये प्लस का निशान बना हुआ है जो। हाँ सर, ओके ठीक है। अब आगे देखो, फिर दूसरा, इसमें भी नीचे तो CH2OH ही होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला नीचे वाला हिस्सा, अब H और OH पलट गए, यानी कि वही वो मिरर इमेज वाला केस है इन दोनों का, ठीक है, जो अभी हमने बताया था, मिरर इमेज। तो अगर किसी की शक्ल नीचे वाला हिस्सा इस भाई साहब से मिलता है तो वो बड़ा L है, बड़ा L हो जाएगा, बड़ा L, याद रखना। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। तो ये 2 बंदर हैं, गांधी जी के 3 बंदर थे, हमारे पास 2 ही हैं। इन दोनों बंदरों की शक्ल जिससे भी मिलती है, उस बंदर दूसरे वाले बंदे का नाम उसी बंदर के लेवल पर नाम रख दिया जाता है कि ये D है, ये L है। क्लियर है भाई? यस यस सर। तो ये दोनों एटम, ये दोनों मॉलिक्यूल रट्टा मार लीजिए। OH लेफ्ट में आएगा तो, और राइट में आएगा तो D है, लेफ्ट में OH है, लेफ्ट में तो लेफ्ट ही है, L है। यस, क्लियर है? यस सर। अब इसका, इस DL का हमारे छोटे D और छोटे L से कोई लेना देना ही नहीं है, दूर तक। ये बात रट्टा मार यस देना। सर। हालांकि मेरे बताने के बावजूद बच्चों के दिमाग में फिर से मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो इंग्लिश लेटर D और छोटा d दोनों एक ही माइंड में, एक ही डब्बे में, बॉक्स में भर रखे हैं, इसलिए उनको कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्योंकि बार बार माइंड कहता है भाई दोनों चीजें सेम है, वो खुद मिला देता माइंड, उसको याद नहीं रहता। लेकिन याद रखना, ये तो है शक्लें, इन शक्लों को, अब एक और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अब इन शक्लों के बराबर जिसकी भी नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा जिसका भी सेम मिलता है, जिसके पैर सेम है, पैरों का फिंगरप्रिंट ले रहे हैं हम, जिसका भी पैरों का फिंगरप्रिंट सेम है, D के बराबर वो D होगा, L के बराबर वो L होगा। ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड था, पुराना मेथड। क्या सारी चीजों की शक्ल नीचे वाली सेम हो सकती है किसी से? नो सर। नो सर।
सब सब मॉलिक्यूल अलग हैं। तो ये स्पेशली उठाया गया था शुगर्स के लिए। जितने भी शुगर होते हैं उनके नीचे ना HOH CH2OH आता है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो नीचे वाला हिस्सा हम शुगर्स का ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिला लेते थे और बता देते थे ये वाला शुगर डी है, ये वाला शुगर एल है, ठीक है, बात खत्म। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो उनको प्रॉब्लम आने लगी कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ी है, इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, इस DL से कोई फायदा था ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं था फायदा वो आपको समझ में आएगा बाद में, लेकिन ये आज भी चल रहा है क्योंकि भाई पुराने टाइम पे वो लिखा गया था, अब उसको बदलने को तैयार नहीं है। जैसे आपने पढ़ा हो ना कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव से Yes, नेगेटिव sir. जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन करंट में इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही है, सर समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिटिव मानने से क्या जाए? वो भी कन्वेंशनल है बेटा इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव मान सकते हो, मैंने कभी मना नहीं नहीं सर, किया। मतलब ये तो हमने अपनी चॉइस से नेगेटिव पॉजिटिव दी, और कोई नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी है। यस, लेकिन उसी चॉइस में फिर गड़बड़ कर दी ना उन्होंने, एक चॉइस वो कर दी और दूसरी चॉइस में पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया, उल्टा कर दिया, है ना? तो खुद ही गलत कर दिया। तो उसको अब उस गलती को हम भुगत रहे हैं, हम उस गलती को सही मान रहे हैं असलियत में, ठीक है, और उसको सारे के सारे बंदे लोग मानते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा हुआ और आज भी हम इसको भुगत रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस भुगतने की वजह से गड़बड़ क्या हो रही है, इसकी गड़बड़ सुनिए क्या है कि हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आज आप ये स्टीरियो कर रहे हो, इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे को समझ में आ गया, नो वरी, तो हम टाइम लगाएंगे। तो ये अब आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्लेन पोलराइज लाइट सुना है? यस सर। जब एक सुना है। नाम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जाती है। फिजिक्स में पढ़ा है ना, LIGHT। जब ये लाइट हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर लगाते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो मॉलिक्यूल अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर है, ध्यान दे लेना, अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर है, इसको चेक करने का तरीका है, मैंने बोला इसको घुमा के देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, वो सब फिजिकल मेथड है कि आपको समझ में आए, इमेजिन कर सको आप स्ट्रक्चर को, वो जरूरी है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा भाई, एटम तो दिखता ही नहीं है, मॉलिक्यूल भी नहीं दिखता, तो क्या आप उसको घुमा घुमा के कैसे देखोगे, है ना? तो फिर इसका तरीका क्या? तो इसका साइंटिफिक तरीका ये कि प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं, निकोल प्रिज्म में से अगर किसी लाइट को पास आउट किया जाए तो वो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, वो एक ही डायरेक्शन में चलने वाली लाइट होती है, वो बिखरती नहीं है। जैसे बल्ब की लाइट पूरे रूम में बिखर जाती है, देखा है ना आपने, बल्ब की लाइट पूरे रूम में बिखर जाती है, यस। है। लेकिन लेजर लाइट जो है, आप उसको अंधेरे कमरे में लेजर लाइट को मारो, वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, वो नहीं बिखरती। यस सर। तो वही समझ लो, प्लेन पोलराइज लाइट का एक छोटा सा एग्जांपल है लेजर लाइट, क्लियर है? यस सर। यस तो सर। अगर ऐसी लाइट में सीधी लाइन में मारता हूं तो हमें पता लाइट जल्दी से बेंड नहीं करती, हालांकि ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट को बेंड कर सकते हैं, देयर आर सम मेथड्स, बट जनरली हम मानते हैं लाइट आसानी से तो बेंड नहीं होती है। तो जब लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट उस मॉलिक्यूल पे मारते हैं ना जो ऑप्टिकली एक्टिव है और जो आइसोमर है, जिस कार्बन के चारों तरफ के एटम क्या है, अलग है, या मॉलिक्यूल जो या आयन जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है वो अलग है, वो एटम क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर उस ऐसे एटम के किसी एक हिस्से पर मैं ऑप्टिकल लाइट मारता हूं तो वो ऑप्टिकल लाइट क्या करेगा, या तो वो उसको लेफ्ट में रोटेट कर देगा या राइट में रोटेट कर देगा। समझ में आ गया? यस सर। जो लेफ्ट में रोटेट करे उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, छोटा एल, और इस छोटे एल का बड़े एल से कोई लेना देना नहीं है दूर तक, क्योंकि बड़े एल में तो शक्ल मिलाते हैं, और ये तो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये तो अलग ही मैटर है, अलग ही कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रही है बात? यस सर। इसको मिक्स मत करना। Yes, sir. कल फिर से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसी के बारे में आप लोगों से पूछने वाला हूँ, ठीक है? तो छोटा एल जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट से आया, अगर वो लाइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो वो लीवो रोटेटरी, और अगर वो राइट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, डेक्सो रोटेटरी। तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। तो राइट वाले को लिखते हैं पॉजिटिव, और देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब पॉजिटिव भी होता है, एक ही बात है। लीवो रोटेटरी का मतलब नेगेटिव भी होता है, मतलब अगर आप एल और डी ना लिखना चाहते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, तो ये है असली वाला मैटर। बट ऊपर वाला डी और एल है ना, वो इसको कंफ्यूज करता है। क्यों करता है? क्योंकि पहली बात वो भी डीएल है, इसलिए कंफ्यूज करता है। दूसरा, वो तो सिर्फ शक्ल मिलाई थी हमने, लेकिन शक्ल मिलाने के बाद, शक्ल तो मिला ली, अब मैंने ये देखा कि मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस भाई साहब पे जब मैं लाइट डालता हूं ना, प्लेन पोलराइज लाइट, PPL, जब इसके ऊपर जाएगी
तो ये भाई साहब उसको राइट में रोटेट कर देता है। राइट में रोटेट कर रहा है क्यों? क्योंकि देखो ये वाला कार्बन है जिसके इधर OH जुड़ा है, इधर CH2OH जुड़ा है, इधर H जुड़ा है, इधर CHO जुड़ा है, चारों एटम अलग हैं। यस सर। ऑप्टिकल एक्टिव है इसका मतलब। तो जब Yes, इस sir. ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल के ऊपर मैं प्लेन पोलराइज लाइट डालता हूं तो वो क्या करता है, वो उसको राइट में रोटेट कर देता है, मतलब छोटा डी। यस, और पॉजिटिव साइन, दोनों में से कोई एक चीज लगा दो। अब बुक्स में क्या मिलता है पता है, उसको वो ये दिख जाते हैं डी पॉजिटिव। अब ये अगर पॉजिटिव कर रहा है तो वो डेफिनेटली ये इसका उल्टा ही है ना, तो इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपको पता लग गया, और ये डाटा हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है, याद रख लेना, आप निकाल नहीं सकते, आप देख के नहीं बता सकते, किसी कीमत पे नहीं बता सकते वो लेफ्ट में रोटेट करेगा या राइट में रोटेट करेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बाय जस्ट सीइंग द मॉलिक्यूल। गॉट इट? Yes. तो इसका मतलब जब अब, लेकिन एक चीज पक्की होगी कि ये राइट में कर रहा है तो ये लेफ्ट में करेगा, क्योंकि ये इसका उल्टा भाई है, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है बस उल्टा है, तो यानी कि ये हो गया लेफ्ट में, तो मैंने इसको लिख दिया नेगेटिव। अब प्रॉब्लम यहां से क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट होती है पता है? बच्चे देखते हैं डी पॉजिटिव होता है हमेशा, एल हमेशा नेगेटिव होता है। ये सच भी है, पर किस केस में? एल हमेशा नेगेटिव होता है छोटे वाला, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। जब आप सिंबल यूज करना चाहते हैं तो एल की जगह नेगेटिव यूज करते हैं, और जब आप सिंगल पॉजिटिव की जगह डी की जगह पॉजिटिव यूज करते हैं, छोटे डी की जगह। समझ में आ गया? यस सर। बच्चों को दिखाई देता है कि जो हमने, क्योंकि देखो हमने पहले शक्ल मिलाई, शक्ल मिलाने के बाद वो फेल हो गया काम, फिर हमने प्लेन पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट आया। प्लेन पोलराइज लाइट हम जिससे शक्ल मिला रहे थे उसके ऊपर भी तो मार के देखेंगे, यस सर। और वो निकला पॉजिटिव, तो हमें लगा कि बड़ा डी ही पॉजिटिव होता है। दिमाग में कचरा भर जाता है, बड़ा डी पॉजिटिव होता है, बड़ा एल नेगेटिव होता है, तो छोटा डी और बड़ा एल, और छोटा एल और बड़ा डी ये दोनों सेम होते हैं, ऐसा दिमाग में भर जाता है। क्योंकि छोटा डी हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा एल हमेशा नेगेटिव होता है, वो उसका सिंबल है। लेकिन बड़े डी का पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स, अब मुझे नहीं पता वो कौन से हैं। मान लो यहाँ पे मैं एक्स लगा देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि मॉलिक्यूल में गलत ना लिख दूं। आर यू गेटिंग मी? मॉलिक्यूल में Yes, sir. गलत ना लिख दूं, इस वजह से यहाँ पर मैं ऊपर एक एक्स मॉलिक्यूल लगा रहा हूँ। एक्स मतलब कुछ भी, ठीक है। चलो हम एक्स को थोड़ा वो कर देते हैं, इसको मैं कोई एक्स से लिख देते हैं, कुछ भी है, ठीक है। ये एक्स टाइप में कुछ भी मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो तो देखो इसके भी चारों CH2OH आएगा यहाँ, है ना। इसके भी चारों एटम, बाकी का सब कुछ सेम है, देखो नीचे वाला हिस्सा सब कुछ सेम है, लेकिन एक एटम बदलने से भी, अब ये याद रखना, एक एटम अगर आप चारों में से बदल देते हो ना, तो भी प्लेन पोलराइज लाइट सेम डायरेक्शन में जाएगी कि पलट जाएगी, लेफ्ट से राइट हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। तो यहां पर क्या होता है कि सेम ये डी से मिल रहा है ना, बिल्कुल शक्ल तो डी से मिल रही है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डी है, यस सर। ये तो शक्ल मिलानी है, लेकिन ये नेगेटिव निकल सकता है, यस और नोट? यस सर, हो Yes. सकता है एक्सपेरिमेंट में, और ये एल हो सकता है, तो मतलब Okay. ये डी जो है ना वो एल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब लेकिन इस साइन को देख के बच्चे कहते हैं ये तो गलत लिखा हुआ है, डी तो हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। तो डी, बड़े वाला डी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, छोटे वाला डी हमेशा पॉजिटिव, छोटे वाला एल हमेशा नेगेटिव। वो प्लेन पोलराइज लाइट और एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन बड़ा डी और बड़ा एल शक्ल मिलाने वाला है, और उन शक्ल मिलाने वालों का भी हमने डी और एल निकाल के देखा। छोटे वाला तो वो बड़ा डी डी ही निकल रहा था छोटे वाला, और बड़ा एल एल ही निकल रहा था, ठीक है, वो निकल रहा था, ये बाय लक है, जरूरी नहीं वो निकलेगा। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये है आपका ऑप्टिकल आइसोमर का थोड़ा सा जलवा, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया वो ऑप्टिकल आइसोमर कौन दिखाता है, तो लीवर रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी पता लग गया, सिर्फ और सिर्फ लाइट से पता लगेगा, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर इन्हीं को एनेंशियोमर बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो यहाँ 6 के साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ऑप्टिकल आइसोमर को करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में ही करें, बेटर है ना? Yes, sir. ठीक है भाई। Yes, तो sir. एक सर चीज चैप्टर और- और कितने लेक्चर करेंगे? ये यही है बस, ये खत्म हो जाएगा इसी के लिए, ठीक है, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट में खत्म कर दूंगा। अब मुझे एक चीज बताइए, हम लोगों ने वो कर लिया ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं और फिर उसका हाई स्पिन लो स्पिन बताते हैं, यस सर, हो गया वो तो। हो गया ना? मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, मैंने एक्चुअल में वो 1-2 क्लासें अलग ले ली और उससे मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, हो गया ना? क्लियर है सबको ना?
ठीक है। Yes, sir. और Yes. हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो चुका है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बता दिया था उसमें, हाई स्पिन लो Yes, स्पिन। sir. यस सर, यस सर। ठीक है, मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने वो लेक्चर लिया था। ठीक है, चलो हो गया तो वेल एंड गुड है। ओके गाइस, देन आई एम जस्ट एंडिंग द 11th के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लोगे ना क्या बेटा? सर? 11th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी क्लास होगी ना, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह? हाँ हाँ डेफिनेट, नो वरी उसको जरूर करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ